कुल मिला के ये सर्चिंग से हमारे को पता चला कि इस चैप्टर में से 2026 में भी 5 या 7 नंबर के पेपर में 2-2 नंबर करना हर एक सेट में क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला टेंशन नहीं लेनी बच्चों, चैप्टर बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पहले पूरा पढ़ना है, फिर अपना दिमाग लगाना है और आंसर दे देना है। और जब पेपर देके बाहर आओगे ना तो यही बोलोगे भाई मजा आ गया। जो पढ़ा रहा हूँ ना अपने नोट्स बनाते रहो साथ साथ, हर एक क्वेश्चन को पोज करके लिखो, अपने आप सोचो पहले, फिर आप आंसर दो। अगर आंसर नहीं आ रहा तो मेरे से पढ़ लो, मैंने यहाँ पढ़ाया तो वही है ना सारा। वीडियो उनके लिए तो बहुत ही मस्त रहने वाली है जिन्होंने सिर्फ पास होने की सोची है, लेकिन उनके लिए और भी ज्यादा मस्त रहने वाली है जिन्होंने 100 में से 100 लाने की सोची है। तो करने तुम्हारे दिल से दूर साइंस का डर, तभी तो आपको पढ़ाने आ गए हैं कालिया सर। तो कैसे हो मेरे देश के भविष्य, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई गोट बैच का पहला साइंस का वीडियो लेकर आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का। चैप्टर बहुत ही आसान है, पढ़ाने में 20 मिनट में चैप्टर को खत्म कर देता, लेकिन भाई चैप्टर की फुल डिटेलिंग और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं ना जो पेपर में 100% गारंटी के साथ देखने को मिलेंगे। और जब पेपर देके बाहर आओगे ना तो यही बोलोगे भाई मजा आ गया। वीडियो उनके लिए तो बहुत ही मस्त रहने वाली है जिन्होंने सिर्फ पास होने की सोची है, लेकिन उनके लिए और भी ज्यादा मस्त रहने वाली है जिन्होंने 100 में से 100 लाने की सोची है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए श्री गणेशाय करते हैं इस चैप्टर का। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले भाई प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख लो कि इस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आया हुआ है। 2025 में इस चैप्टर में से 7 नंबर का पेपर आया, जिसमें से 2 वेरी शॉर्ट आए और 5 नंबर का एक लॉन्ग आया। और 2024 में एक एमसीक्यू, 2 वेरी शॉर्ट और 3 नंबर का आया एक शॉर्ट क्वेश्चन। 2023 में एक एमसीक्यू और एक दर्शन रीजन और एक शॉर्ट आया और एक एमसीक्यू आया। मतलब कुल मिला के ये सर्चिंग से हमारे को पता चला कि इस चैप्टर में से 2026 में भी 5 या 7 नंबर का पेपर ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर को शुरू करते हैं मैग्नेट के साथ। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है भाई। और अगर इसको हम फ्रीली छोड़ देना तो ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ साउथ। और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। एक बार पढ़ लेते हैं लिखा क्या हुआ है। अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है जी, एंड पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। जब हम इसको फ्री छोड़ दे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है ये। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। अगला देखते हैं भाई, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर। ओ भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, अगर दो हमारे सेम पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर मैं उल्टे पोल्स ले आऊं, नॉर्थ और साउथ को पास लेके आऊं, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। ये देखो, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक अट्रैक्शन होगी, नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ के बीच में रिपल्शन होगी, ठीक है मेरे भाई। अगला देखते हैं मैग्नेटिक कंपास। कंपास एक ऐसी डिवाइस है जो नेविगेशन में हेल्प करती है। पुराने जमाने में जो ट्रैवलर्स थे ना वो उसको यूज किया करते थे। इसका भी सेम हिसाब है, अगर इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देना तो ये भी कौन सी डायरेक्शन में आएगी, नॉर्थ साउथ में। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। अ कंपास इज अ नेविगेशन टूल विद अ मैग्नेटाइज्ड नीडल दैट अलाइंस विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द ज्योग्राफिक नॉर्थ। ठीक है जी, ओके। तो इसमें 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। व्हेन फ्री द एंड्स ऑफ कंपास नीडल पॉइंट नियरली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का दबदबा। देखो एक तरफ मेरे पास मैग्नेट है और ये लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इतनी दूर रखूं क्या ये खींचेगा? नहीं खींचेगा ना। अगर लेकिन मैं इसको पास लेके आऊं तो ये खींच लेगा इसे। तो मतलब ऐसी स्पेस जहां तक मैग्नेट का दबदबा रहता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल से एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, लिख के क्या आना है पेपर में। द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास, और अ करंट कैरिंग विदिन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, जहां तक उसका प्रभाव नजर आएगा उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय येलो, इट इज डिनोटेड बाय बी से इसे डिनोट करते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब आपको पता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उसे कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन जरूर आ जाता है कई बार, बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिनोट करते हैं बी से इसे। तो ठीक है भाई, अगले पेज पे आते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कितने तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। भाई जिंदगी में याद रखना 2 तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो वाली नहीं जो हम पहनते हैं, सिंपल। यूनिफॉर्म में क्या होगा भाई, देखो डायग्राम से समझते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल जा रही हैं, देखो सीधी जा रही हैं बिल्कुल, और दोनों में डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस भी सेम है सारों में, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म में देखो टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं, और डिफरेंस भी देखो कईयों में ज्यादा कईयों में कम है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक बार पढ़ लेते हैं लिखा क्या हुआ है इसमें। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म
इफ इट मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस। अभी हमने देखा भाई डायग्राम में, देखो हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस भी बराबर है और बिल्कुल सीधी जा रही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। डायग्राम से हमने पढ़ लिया ये सब, अब नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ लेते हैं। भाई जो उसमें लिखा है उसका उल्टा ही होगा ना, उसमें इक्वल था, इसमें हमारा क्या आ गया, नॉट इक्वल। और डायरेक्शन भी क्या है, नॉट सेम एवरी पॉइंट में, और वो पैरेलल थी, ये नॉट पैरेलल आ जाएंगी। आ गया समझ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगला चलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। भाई सिंपल है, पहले हिंदी में समझाऊंगा, उसके बाद आप इंग्लिश जो लिखा होगा ना वही चेपाना पेपर में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है जो किसको दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाती है। सिंपल, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं ये भी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कर्व अराउंड अ मैग्नेट सच दैट tangent at any point on the curve gives the direction of magnetic field at that point। ये इमेजिनरी लाइंस है। वैसे इमेजिनरी लाइंस मतलब नजर तो नहीं आती ना, ये सिर्फ इमेजिनेशन है हमारी ये। तो यहां पे एक वर्ड यहां लिख लेते हैं, इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस जो क्या दर्शाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाती हैं। अब हमारे पास ये भी दो तरह की हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। जहां ये पास पास होंगी, बिल्कुल बिल्कुल पास पास, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो ये दूर दूर होगी, दूर दूर, तो वहां पे क्या आएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। एक बार पढ़ भी लेते हैं लिखा क्या हुआ है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज का मतलब क्राउडेड in a particular region, then the strength of the magnetic field in that region is very large। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगी। वीक में इसका उल्टा है, वो वेरी क्लोज था, यहां पे थोड़ा दूर होगा। वहां पे स्ट्रेंथ क्या थी, ज्यादा थी, इसमें वीक होगी। डायग्राम से समझ लो, ये देखो यहां पे बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास, ये देखो बिल्कुल पास। जहां पास पास थी वहां कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग। और जहां पे दूर दूर है, देखो भाई इन दोनों में डिफरेंस देखो, इतनी दूर दूर है, तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। ठीक है, अगला चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करती हैं। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। हैं, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स मतलब क्या है, पहले हिंदी में मेरी भाषा में समझिए आप। जो आउटसाइड द मैग्नेट है ना, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी और साउथ पे आएंगी, अंदर आएंगी। ठीक है, और लेकिन अगर अंदर की बात करूं तो उल्टा होता है, साउथ से जाएंगी नॉर्थ पे। तो एक बार बना के दिखाता हूं आपको। ये मैंने एक बना लिया मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। बाहर की बात करें तो नॉर्थ से ये बाहर जाएंगी और साउथ से एंटर होंगी। लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूं, देखो पूरा बना लेते हैं इसे, ये पूरा मैंने बना दिया, यहां पे भी पूरा बना दिया, ये देखो जी। और अगर अंदर की बात करूं मैं, तो ये अंदर हमारी साउथ से नॉर्थ पे जाएंगी, ये देखो। तो ये बन गया ना क्लोज कर्व, देखो बिल्कुल सीधा गोला, गोला पूरा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। अब गोला बन रहा है तो मतलब कर्व बन रहा है, और चलता ही जा रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस है। इसीलिए इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व्स। दूसरा पॉइंट, the tangent at any point on the magnetic field lines give the direction of magnetic field at that point। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ना, तो वो वाले पॉइंट हमारे को क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो किस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, एक दूसरे को कांटा नहीं मारेंगी। कांटा मतलब क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, अगर वो क्रॉस कर गई तो टेंजेंट हमारे दो हो जाएंगे। अब अगर टेंजेंट ही दो हो गए तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस दो हो गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इंग्लिश में लिखना कैसे है पढ़ लेते हैं। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी, डायग्राम से समझो, अगर वो यहां पे इंटरसेक्ट कर जाती है, ये देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती है, तो भाई दो टेंजेंट हो जाएंगे हमारे, मतलब दो डायरेक्शंस। अब दो डायरेक्शंस तो पॉसिबल ही नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। हेंस नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। भाई अभी पढ़ा ना, जहां पे वो क्लोज क्लोज होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और जहां वो थोड़ी दूर दूर होती है उसे क्या बोलते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड। एक बार पढ़ लेते हैं पूरा पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड क्लोज टू ईच अदर इन अ रीजन ऑफ strong magnetic field। On the other hand, magnetic field lines are far from each other, मतलब दूर दूर, in a region of weak magnetic field, magnetic field around a bar magnet। बार मैग्नेट क्या होता है, सिंपल सा एक मैग्नेट जिसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। और मैंने अभी बताया क्या था, अगर आउटसाइड की बात करें, नॉर्थ से बाहर जाएंगी, साउथ से अंदर आएंगी। और अगर इनसाइड की बात करें,
साउथ से नॉर्थ पे जाएंगी। तो देख लेते हैं डायग्राम, 1 नंबर में आ जाता है नॉर्थ साउथ। नॉर्थ से देखो बाहर जा रही हैं, बिल्कुल बाहर जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ पे देखो कैसे अंदर आ रही हैं, साउथ पे आ रही हैं। और देखो नॉर्थ से बाहर गई, साउथ पे आ गई। अगर अंदर की बात करूं तो ये उल्टा होता है, देखो ऐसे जाती हैं, अंदर उल्टा होगा, साउथ से नॉर्थ पे जाएंगी। बिल्कुल एज इट इज बना के आना, 1 में से 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। अगर मैं 2 बार मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स को पास लेके आऊं, नॉर्थ और साउथ को, तो ये अट्रैक्शन होगी दोनों में, मतलब अट्रैक्शन होगी तो डायग्राम ऐसा सा बनेगा। लेकिन अगर मैं दोनों के सेम पोल्स को पास ले आया, नॉर्थ और नॉर्थ को, तो क्या होगा, रिपल्शन होगी। पीछे पढ़ के आए हैं अभी हम, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर नॉर्थ और नॉर्थ पास लेके आए तो देखो भाई दूर जा रही है, मतलब रिपल्शन हो रही है, ठीक है। जो पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं, तो इसमें से कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड? अभी पीछे पढ़ा हमने, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पढ़ लिया ना, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वाला चीज, वही सेम लिख देना इसमें। मेंशन 2 पैरामीटर्स दैट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। 2 पैरामीटर हमने कौन कौन से पढ़े थे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। एक बार आंसर में देख लेते हैं। 2 पैरामीटर्स दैट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बस वही दोनों तो बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है। ओहो बेहतरीन क्वेश्चन भाई, सीबीएसई ना भर भर के डालती है ये वाला क्वेश्चन। व्हाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? हमने पढ़ लिया था, अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो जोन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पे 2 टेंजेंट होंगे। 2 टेंजेंट का मतलब वहां पे 2 डायरेक्शंस, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पेपर में किस हिसाब से लिख के आना है एक बार देख लीजिए, डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है स्लाइड में, ये देख लीजिए। अगला पेज, ओ तेरी, असर्शन रीजन। असर्शन पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही। Reason, magnetic field lines are imaginary lines, the tangent to which at any point gives the direction of the fields at that point. बिल्कुल ठीक लिखा रीजन भी। असर्शन में क्या लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, हाँ बिल्कुल ठीक है। रीजन, टेंजेंट हर एक पॉइंट पे क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, वो भी ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो। आंसर में तो ये आना चाहिए था ना कि वहां पे 2 टेंजेंट हो जाएंगे, 2 टेंजेंट हो जाएंगे मतलब 2 डायरेक्शंस, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन हमारे को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्शन की। तो हम कौन सा आंसर दे के आएंगे, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों हुआ। अगली स्लाइड, व्हाई आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स? ओहो पुराने वाला क्वेश्चन ये आ गया ना, मैंने पढ़ा दिया आपको। ये क्लोज्ड कर्व्स का मतलब क्या, वो बाहर जाती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, साउथ से एंटर होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और अंदर की तरफ क्या होता है, साउथ से नॉर्थ पे जाती हैं, जिसकी वजह से कैसा कर्व बनेगा, क्लोज्ड बनेगा। क्लोज्ड बनेगा और चलता ही जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व बना लेता है। और आंसर किस हिसाब से लिखना है एक बार देख लीजिए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, बिल्कुल ठीक, एंड एट इट्स साउथ पोल, ओके। इनसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड के साथ यहां पे कंटिन्यूअस भी आ सकता है, जो मैंने आपको समझा दिया है। अगली स्लाइड पर आते हैं। Why are magnetic field lines more crowded towards the pole of a magnet? More crowded का मतलब पोल्स पे, और पोल्स में से लाइंस बाहर जा रही हैं और एंटर हो रही हैं, मतलब बहुत ज्यादा है ना, डेंसर है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। आंसर देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर क्राउडेड टुवर्ड्स द पोल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोल्स पे तो भाई मैंने अभी आपको बताया ना, एक पोल पर एंटर करेंगी और एक पोल से बाहर जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा डेंसर होंगी, बहुत ज्यादा मात्रा में होंगी, इसीलिए ऐसा होता है। एज इट इज लिख के आना, 1 में से 1 नंबर मिलेगा। अगली स्लाइड पे आते हैं। Why do iron fillings arrange in a pattern when brought near a bar magnet? अच्छा जी, बोला हुआ है कि अगर एक बार मैग्नेट के पास में आयरन के छोटे छोटे चूरे लेके आऊं तो वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। लगाता कौन है? बार मैग्नेट, इसीलिए वो पैटर्न में आ जाते हैं। आंसर पढ़ लीजिए। द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। मैग्नेट अपना प्रभाव डालता है आसपास के क्षेत्र में। देयरफॉर द आयरन फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स
अभी मैंने बताया फोर्स लगेगी उस पे। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न, जिस वजह से वो एक पैटर्न में आ जाएंगे। बहुत ही आसान था। अगले स्लाइड पर आते हैं। व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रोक नियर अ बार मैग्नेट? बिल्कुल सेम क्वेश्चन भाई। अब कंपास नीडल को अगर मैं बार मैग्नेट के पास लेके आऊंगा, उस पर भी क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। अब फोर्स लगेगी तो उसकी जो नीडल है वो क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी, टू 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 घूमेगी। यही तो आंसर था इसका। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द कंपास नीडल इटसेल्फ इज अ टाइनी मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट है। when a bar magnet is brought near it, the bar magnet exert magnetic force on the compass needle। समझा तो दिया यार। बार मैग्नेट क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, जिस वजह से वो डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगी। तो एक बार इन दोनों में से कुछ भी लिखा ना, एक में से एक नंबर मिलेगा भाई। बेहतरीन क्वेश्चन जो कई बार आया पेपर में, ठीक है, देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम। अ स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन एट वाई। अच्छा जी, एक्सप्लेन विद रीजन इफ द स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट। क्या वो बच्चा सही था? और दूसरे पार्ट में बोला ऑल्सो रीड्रा द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई क्वेश्चन में ये बोला गया, एक बच्चे ने डायग्राम बनाया और देखा एक्स वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी वाई के मुकाबले। तो बताओ ये सही है या गलत है? और दूसरे वाले पार्ट में बोला गया कि ड्रॉ करके दिखाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब भाई सिंपल है, देखो आंसर ना पढ़ना, अभी आंसर ना पढ़ना, सिंपल अभी क्वेश्चन में देखो। अभी हमने पढ़ा था कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और क्राउडेड होती है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। बिल्कुल ठीक, एक्स पे ज्यादा है वाई के मुकाबले। और दूर हुई मतलब डिस्टेंस दूर हुआ तो वहां दूर होगी, मतलब एक्स पे ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड और वाई पे। बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। और दूसरे पार्ट में बोला डायग्राम भी ड्रॉ करो। अरे सिंपल तो है यार, नॉर्थ से बाहर जाएंगी, मतलब नॉर्थ से बाहर जाएंगी वो और साउथ पे एंटर होगी। पहले आंसर पढ़ लो। क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा क्लोज, बताया ना मैंने, जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब एक्स पे ज्यादा क्लोज थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया वाई के मुकाबले में। और दूसरे में बोला था डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना दिया। देखो नॉर्थ से बाहर जा रही है, साउथ पे एंटर हो रही है। आ गया ना समझ? आ गया। बहुत आसान चैप्टर है, चुटकियों में निपटा देंगे। अगली स्लाइड पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू बार मैग्नेट्स ए एंड बी आर शोन बिलो। अच्छा जी, नेम टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ओ भाई देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। बार मैग्नेट दिया है, हमने पोल्स बताने हैं। अब इसको बताने का तरीका, अगर तो बाहर जा रही है लाइंस नॉर्थ पोल, अगर अंदर आ रही है लाइंस साउथ पोल। देख लेते हैं, ए से भी बाहर जा रही हैं, बी से भी बाहर जा रही हैं, और बात जाती कौन से पोल में है? नॉर्थ पोल इज द आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन आएगा जरूर पेपर में। अगली स्लाइड पर आते हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई ओर्स्टिड जी ना एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, जिनको एक्सपेरिमेंट करने की ना बहुत ज्यादा चूल मची रहती थी कि भाई एक्सपेरिमेंट करने हैं मैंने। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसके पास मैग्नेटिक नीडल को लेके आए। तो देखा नीडल में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही नीडल को वो दूर लेके गए डिफ्लेक्शन भी कम हो गई। और उन्होंने एक और चीज देखी, जैसे करंट की मात्रा बढ़ा दी जाए तो जो डिफ्लेक्शन है वो तेजी से होना शुरू हो जाती है। और एक और चीज नोट करी, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो जो डिफ्लेक्शन पहले इस तरफ हो रही थी वो दूसरी तरफ होनी शुरू हो गई। यही तो था ओर्स्टिड एक्सपेरिमेंट। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं लिखा क्या था। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, it produces a magnetic field around it. This can be seen with the help of a magnetic needle which shows deflection. The more the current, the higher the deflection. If the direction of current is reversed, the direction of deflection is reversed. तो सिंपल भाषा में ओर्स्टिड जी ने बताया, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट पास होता है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसको पता लगाने के लिए वो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके गए एक मैग्नेटिक नीडल। तो उन्होंने देखा उसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो गई, और जैसे करंट को बढ़ाया गया डिफ्लेक्शन और भी तेजी से होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे करंट को रिवर्स कर दिया गया तो जो डिफ्लेक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई। आ गया ना भाई समझ? ओर्स्टिड एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपल था। अगले पेज पे आते हैं। तो भाई उन्होंने ये तो पता लगा लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिस कारण से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। लेकिन डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी ये कैसे पता लगाया? तो इसे पता लगाने के लिए एक रूल है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। भाई रूल बहुत आसान है। देखो मान लो एक बंदा है, तैर रहा है और करंट पास हो रहा है उसके पैरों से लेके हेड तक। पैर साउथ में है, हेड नॉर्थ में है, मतलब साउथ टू नॉर्थ करंट पास हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन थी वो लेफ्ट की तरफ हो गई। इस रूल को हम सिंपल भाषा में स्नो रूल भी बोलते हैं। अब स्नो रूल का मतलब क्या है चलो समझो, समझना बड़ी ध्यान से। स्नो, SNOW। स्नो रूल का मतलब सिंपल है, अगर करंट फ्लो होता है साउथ से नॉर्थ में, S2N मतलब साउथ से नॉर्थ में करंट फ्लो होगा, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो वेस्ट में होगी।
वेस्ट का मतलब क्या, लेफ्ट में ना, तो सिंपल सी बात। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज ओवर वेस्ट, दिस रूल इज नोन एज स्नो रूल। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, NSOE, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी करे, मतलब नॉर्थ से साउथ में फ्लो हो, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो ईस्ट में होगी, NSOE। समझ आ गया ना, तो डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। पहले आप एक्टिविटी हिंदी में समझ लीजिए है क्या। बिल्कुल सेम अभी आपको मैंने पीछे स्नो रूल समझाया ना, उसी के बेस पे एक्टिविटी है। बोल दिया गया अगर करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो जो डिफ्लेक्शन होगी ना वो वेस्ट की तरफ होगी, बस सिंपल है। और अगर उल्टा कर दूं, करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ, तो जो डिफ्लेक्शन है वो ईस्ट की तरफ होगी। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 or 3 cells of 1.5 volt each and a plug key, connect all of them in series as shown in figure 13.5a। सिंपल देखो भाई, डायग्राम है, डायग्राम एज इट इज बना के आना, नंबर कट जाते हैं डायग्राम के। देखो सिंपल, ये बैटरी लगा दी और एक की लगा दी। दूसरा पॉइंट पढ़ो, प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल। एक स्ट्रेट वायर लेनी है और कंपास नीडल के जस्ट थोड़ी सी ऊपर रख देनी है। तीसरा पॉइंट, प्लग द की इन द सर्किट, की को ऑन कर दो और करंट पास कर दो। करंट पहले कहां से कहां जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। अभी पढ़ा स्नो रूल के हिसाब से, अगर नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, ईस्ट की तरफ होगी। पढ़ लो आगे, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव टुवर्ड द ईस्ट। चौथा पॉइंट, रिप्लेस द सेल कनेक्शंस इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर 13.5। कभी देखो भाई, अब रिप्लेस कर दिए। देखो पहले करंट हमारा कहां जा रहा था, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में जा रहा था, तो डिफ्लेक्शन हुई ईस्ट में। लेकिन अब उल्टे कर दिए सर्किट्स, तो करंट जा रहा है हमारा साउथ से नॉर्थ में, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो वेस्ट में होगी, तो डिफ्लेक्शन हुई वेस्ट में। यही तो एक्टिविटी थी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो भाई अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जितने टॉपिक्स हमने पीछे पढ़े हैं उस हिसाब से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल व्हेन अ पॉइंट नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ए पार्ट इफ द करंट इज इंक्रीज्ड। ओरस्टेड जी ने क्या बताया था, अगर करंट बढ़ाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। अब अभी बताया था मैंने, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तीसरा पॉइंट पढ़ो, इफ कंपास नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। ये भी पढ़ चुके हैं, अगर कंपास नीडल को थोड़ी दूर लेके जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी। आंसर देख लो, इफ द करंट इज इंक्रीज्ड देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज। वही बताया मैंने भी। बी पार्ट देख लो, if the direction of current is reverse then the direction of magnetic field also get reverse, तो कंपास नीडल will deflect in the opposite direction। सी पार्ट देखो, if compass needle is moved away from the conductor, दूर जाएंगे जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, therefore the deflection will also decrease। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन देख के ना बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है, पूरा दोनों पढ़ो, आसानी से एनालाइज करो अपने दिमाग में, तो बस फिर आंसर लिख दो। पहले असर्शन पढ़ते हैं, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। अच्छा जी, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। ओ नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर करंट की मात्रा को बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगी, लेकिन असर्शन में तो उल्टा बोल दिया। अच्छा रीजन पढ़ते हैं हम, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट। हाँ भाई, रीजन तो सही लिखा हुआ है, करंट बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगी, मतलब रीजन सही है, असर्शन गलत है। आंसर देख लो, द करेक्ट ऑप्शन इज असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू। तो जो हम पीछे पढ़ के आए थे उस हिसाब से क्वेश्चन है ये, और उसी हिसाब से हम आंसर दे रहे हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। हमने कंडक्टर लिया बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी बनेगी भाई, बिल्कुल आसान। अगर एक कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सर्कुलर शेप में, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे हर एक पॉइंट में। इंग्लिश में देखते हैं, व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट
अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड द कंडक्टर, ये तो हमने पढ़ लिया। दिस मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज द डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, पढ़ चुके हैं। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स। कौन से सर्कल्स? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो ये सर्कल, ये वायर है और ये सर्कल्स बन रहे हैं, ये सर्कल, ये सर्कल, ऐसे इसमें दिखाया हुआ है हर एक पॉइंट पे सर्कल सर्कल सर्कल। ठीक है भाई, अगली स्लाइड पे जो हमने सर्कल्स बनाए इसी के ऊपर एक्टिविटी भी आ सकती है। एक्टिविटी का नाम देखो, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। पहले हिंदी में मेरे से समझ लीजिए, एक कार्डबोर्ड लेकर बिल्कुल सेंटर में तार को घुसा दिया, ठीक है, सारा कुछ लगा दिया, की लगा दी हमने, बैटरी लगा दी, सब कुछ लगा दिया। फिर हमने कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन के कुछ फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया, मतलब आयरन के चूरे को डाल दिया। फिर जैसे ही हमने की को क्लोज कर दिया, मतलब करंट पास होना शुरू हो गया तार में, और फिर हमने टैप किया कार्डबोर्ड पे, टैप 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 टैप, तो जो आयरन का चूरा था ना, उन्होंने एक शेप ले ली सर्कल की फॉर्म में तार के अराउंड। यही तो थी एक्टिविटी। अब एक बार इंग्लिश में लिखना कैसे है, एक बार आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। पहला, टेक अ बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, एमीटर, प्लग की एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। ठीक है भाई, सब कुछ ले लिया। इंसर्ट द थिक वायर थ्रू अ सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। बिल्कुल कार्डबोर्ड के सेंटर में तार को घुसा दिया। टेक केयर दैट कार्डबोर्ड इज फिक्स्ड एंड डज नॉट स्लाइड अप एंड डाउन। कार्डबोर्ड ऊपर नीचे नहीं उछलना चाहिए, बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। तीसरा, कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में कॉपर वायर जा रही है, ठीक है जी। चौथा पॉइंट, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। आयरन के चूरे को कार्डबोर्ड के ऊपर गिरा दिया। क्लोज द की सो दैट अ करंट फ्लोज थ्रू द वायर। की को क्लोज कर दिया ताकि वायर में से करंट पास होना शुरू हो जाए। सेवंथ, जेंटली टैप कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स। कार्डबोर्ड में टैप 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 करा, क्या ऑब्जर्व हुआ? यू वुड फाइंड दैट आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन द पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ने किसको दर्शाया? What do these concentric circles represent? They represent a magnetic field lines. तो हमने इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन क्या करी? Iron fields get arranged in the concentric circles around a straight current carrying conductor. ये देखो डायग्राम में एक तार के राउंड में सर्कल 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 की शेप में क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल आसान है, लिखना इसी हिसाब से है ताकि 3 में से 3 नंबर मिले। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बना दी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे, अब उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, वो किस डायरेक्शन में बनानी है? उसको देने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का नाम पढ़ो पहले, मैक्सवेल जी। भाई ये मैक्सवेल जी वो वाले नहीं है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ एक ही पैर से जितवा दिया था। ये तो मैक्सवेल जी साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा रूल दिया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। पहले हिंदी में समझिए आप, फिर आप इंग्लिश बनाते रहना, जो इसमें लिखा हुआ है वही वाला सेम चीज लिखाना एग्जाम में। ठीक है, समझो पहले मेरे से। इन्होंने बोला अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आपके राइट हैंड में है, बिल्कुल सीधा ऐसे, तो जो हमारा थंब है, थंब को ऐसे ऐसे करो, ये बिल्कुल जो थंब है हमारा, ये थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, किस तरफ से करंट जा रहा है, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और जो हमारी ये फिंगर्स हैं, कर्ल्ड फिंगर्स ऐसे कर्ल्ड फिंगर्स हैं जो ये वाली, वो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मान लो अगर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे बनेगी, ये देखो भाई बिल्कुल ऐसे कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, नीचे की तरफ कर दूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैक्सवेल जी ने यही तो बताया था, अगर हमारा करंट जा रहा है ऊपर की तरफ तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज held to be in the right hand such that thumb points in the direction of current, मैंने आपको बताया जो हमारा थंब है किसको पॉइंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट को। then the curled fingers of the hand indicate the direction of magnetic field, वही मैंने बताया। इफ करंट इन अ कंडक्टर फ्लोस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ऊपर की तरफ करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? एंटी क्लॉकवाइज। वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना। और अगर मैं उल्टा कर दूं करंट को, इफ द करंट इन द कंडक्टर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो भी क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक बार डायग्राम भी देख लीजिए और यही डायग्राम आपको बना के आने पेपर में। अगली स्लाइड पे चलते हैं।
कौन कौन से फैक्टर पे जो स्ट्रेट करंट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है डिपेंड करेगी। पहला पॉइंट, करंट पे, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जितना ज्यादा तार से दूरी पे होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। सिंपल सी बात है, जितना दूर लेके जाते रहोगे भाई तो कम ही होगी ना मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल है, देखो करंट हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो डिस्टेंस है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी और डिस्टेंस को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। अगली स्लाइड पर, a current through a horizontal power line flows in east to west direction. What is the direction of magnetic field at a point directly below it and at a point directly above it? मतलब अगर करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में तो हमें यह बताना है कि ऊपर वाले पॉइंट पे और नीचे वाले पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो चलिए सिंपली बताता हूं आपको इसको सॉल्व करके। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, और हमें बोला हुआ है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। अपने थंब को पॉइंट कर दो जिस तरफ करंट जा रहा है, मतलब ऐसे ही जा रहा है ना। तो हमने भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना अबव और बिलो वाला, तो सिंपली दोनों एंडों से देखो, वेस्ट से भी देखो और ईस्ट से भी देखो। अब आपको पता तो है स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल की फॉर्म में होती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों एंड से देख के बताएंगे हम कि क्लॉकवाइज कौन से पे है और एंटी क्लॉकवाइज कौन से पे है। तो अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर मैं ईस्ट वाली तरफ से देखूं, इमेजिन करो आप मेरे को अपनी जगह इमेजिन करो, अगर आप ईस्ट की तरफ देखेंगे, ये देखो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब इसका आंसर है वेस्ट की तरफ से हमारे को एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगी और ईस्ट की तरफ से देखेंगे तो हमारे को क्लॉकवाइज नजर आएगी। सिंपली द करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, वो तो हमने लगा लिया। We get that the magnetic field at any point below or above the wire, ये तो भाई सिंपल है। क्लॉकवाइज कब, जब हमने कहां से देखा, ईस्ट से। क्लॉकवाइज जब हमने ईस्ट से देखा। एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड, एंटी क्लॉकवाइज जब हमने वेस्ट से देखा। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तार के ऊपर वाले पॉइंट पे या नीचे वाले पॉइंट पे, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है। अब आपको इतना तो सिंपल पता ही है कि स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल की शेप में होती है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बता दो भाई, दोनों एंड से इमेजिन करके देखो कि इस तरफ से कैसा नजर आ रहा है और इस तरफ से कैसा नजर आएगा, तो आंसर दे दो। समझ आ गया ना, पक्का आ गया ना? तो आगे चलते हैं। राजा की आएगी बारात, ओ भाई ये तो गाना बढ़िया ना बढ़िया वाला। हाँ चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए बी इज द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर, ये हमारी फिगर है। अच्छा जी, व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट अ पॉइंट पी एंड क्यू। अब हमने P और Q पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, कैसी बनेगी? ओके जी, वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर, इन दोनों पॉइंट्स में से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहां पर होगी? ठीक है भाई, इतना ही क्वेश्चन है। अब भाई दिमाग लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले पेन ले लेते हैं, पेन जी ले लो। ये पेन जी है, पेन जी, ये मैं पेन बोल रहा हूं, पेन जी नहीं है। गली में बैठ के बातें करती हैं, आज इसने ये करा, आज इसने वो करा, वो वाली चीज नहीं है, ये पेन जी हमारे। तो पेन ले लेते हैं हम हरे रंग का। अब सिंपली भाई आप डायग्राम पे देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे ना। स्ट्रेट कंडक्टर है, ये करंट ऊपर जा रहा है। अब देखो बेटा, जिस तरफ ये कर्ल्ड फिंगर्स की डायरेक्शन है, ये मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है राइट साइड, तो जहां पे इसकी डायरेक्शन होगी मतलब वहां पे अपना मैं हाथ बंद कर रहा हूं, तो मतलब राइट साइड में जो डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड, वो होगी इनवर्ड। और मैं देखो लेफ्ट साइड में अपना हाथ खोल रहा हूं, फिंगर्स को खोल रहा हूं, ये मैंने खोल लिया। अब जिस तरफ खोलूंगा वो होगी आउटवर्ड। तो कहने का मतलब क्यू पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है आउटवर्ड होगी, और पी पॉइंट में कैसी होगी? इनवर्ड होगी। कैसी होगी? इनवर्ड। इतना तो समझ आ गया, पी और क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। अब दोनों में से ज्यादा कौन होगा? क्वेश्चन में बताया है कि पी और क्यू में से डिस्टेंस ज्यादा किसका है। क्वेश्चन, ओ भाई जिसने पीपीटी बनाई है ना उसने गलती कर दी, वो वाली चीज मिस प्रिंट आ गई है। भाई पीपीटी वाले भैया ध्यान रखा करो यार, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है और आपने इतनी भारी मिस्टेक कर दी। मैं इस मिस्टेक को थोड़ा सा अपने आप ही सही कर देता हूं। कहने का मतलब है जो R1 है ना वो ग्रेटर है R2 से।
अब सिंपल है, R1 बड़ा है। अब आपको पता है अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, मतलब P पॉइंट पे डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां कम होगी, और Q पे डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। अब पढ़ लेते हैं आंसर। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, P एंड Q, कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल। हाउ इट वर्क्स, जहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट है वहां पे उस थंब को लगा दो, और जो कर्ल्स फिंगर है हमारे को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देंगी। ये तो हमने पढ़ लिया। अब पॉइंट P पे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मैंने P पे क्या लिखा है? इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और Q पे हमने क्या लिखा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ओके। Q हमारा क्लोज है, Q हमारा क्लोज है, तो मैग्नेटिक फील्ड Q पे ज्यादा होगी और P पे कम होगी। आ गया क्वेश्चन समझ? पक्का आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड I इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस एज शोन। अच्छा जी, ये देखो दो तारे हैं, पैरेलल पड़ी हैं, एक में करंट नीचे की तरफ है, एक में करंट ऊपर की तरफ है। ओके जी, शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट O विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू कंडक्टर्स। एक पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ जो कि इन दोनों के बिल्कुल डिस्टेंस सेम पर है। अच्छा जी, और कुछ? कंसिडर दैट द कंडक्टर्स आर इंसर्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोर्ड। भाई बिल्कुल सिंपल है वाला क्वेश्चन। तो भाई हमने पढ़ा था अगर करंट नीचे की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज बनती है, क्लॉकवाइज, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज बनती है। तो वही देखो ना, करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? क्लॉकवाइज। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैसी बनेंगी भाई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बना दी ना। अब आंसर पढ़ते हैं इंग्लिश में। व्हेन टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, फॉर द फर्स्ट कंडक्टर ये हमने बना लिया, फर्स्ट कंडक्टर पे क्लॉकवाइज हमने बना लिया ना, फर्स्ट कंडक्टर पे क्लॉकवाइज। फॉर द सेकंड कंडक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन, वो कैसे जाएगा? काउंटर क्लॉक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। ओ पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट था, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है ना, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बोथ कंडक्टर विल कैंसल आउट। कैंसल आउट। कैंसल क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उल्टी उल्टी आई थी। आ गया समझ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब असर्शन पढ़ो। आयरन फिलिंग्स scattered around a straight current carrying conductor in a plane perpendicular to the length of the conductor arrange themselves in concentric circles। बिल्कुल ठीक बात है। आयरन फिल्ड्स को जब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे गिराएंगे तो कौन सी शेप लेगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप लेगा। रीजन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन रीजन का असर्शन से कोई मेल तो नहीं है। वो कुछ और बता रहा है, वो कुछ और बता रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। बी बताता क्या है? जिसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर आ गया बी। अगली स्लाइड पर। तो भाई अब टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ सर्कुलर वायर और लूप। भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है ना तो सिंपल एक स्ट्रेट वायर को सर्कुलर शेप में बेंड कर दो। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर शेप होती है ना तो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेट वायर से मिलकर बनती है। अब हर एक स्ट्रेट वायर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो बहुत सारे को मिला के एडअप होंगी तो एक बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देगी जब हम सर्कुलर शेप में उसे कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल एक बार पढ़ते हैं, लिखा गया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ वायर कैन बी इंक्रीज्ड बाय बेंडिंग द वायर इनटू अ सर्कुलर लूप। मैंने अभी आपको वही बताया, अ सर्कुलर वायर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रेट वायर्स। क्योंकि एक जो सर्कुलर वायर होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेट वायर से मिलकर बनती है। ईच स्मॉल स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग वायर कंट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। हर एक तार की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसको ऐड करके एक बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है,
and the direction of all these field lines is in the same direction. Hence magnetic field due to a circular wire carrying current is more than that of magnetic field due to a straight. अगली स्लाइड पे चलते हैं. A current carrying circular loop produces magnetic fields that are concentric circles near the wire, becoming straight and uniform at the center. सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है और बाकी हर एक पॉइंट पे कैसे सर्कल्स बन रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं. कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए हमारे हर एक पॉइंट पे और सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है. एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, जैसे हम वायर से दूर जाएंगे द सर्कल बिकम्स बिगर एंड बिगर. दिख रहा होगा डायग्राम में, देखो जैसे ही वायर से दूर जा रहे हैं ये सर्कल भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े होने शुरू हो गए. तो कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर लूप में हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगी. जो दूर जाते जाते हुए सर्कल्स बड़े हो जाएंगे और सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट और यूनिफॉर्म रहेगा. समझ आ गया ना? डायग्राम आपको यही बना के आना पेपर में. एक बार मैं इरेजर से इरेज कर देता हूं. देखो बेटे, ये मैंने आपको इरेज करके दिखा दिया. सिंपल सा ये वाला डायग्राम बना के आना आपने, ये वाला सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट और वैसे हमारे हर एक पॉइंट पे सर्कुलर शेप बन रही है. यहाँ पे समझ आ गया ना? एक नंबर में डायग्राम पक्का आ जाता है कई बार पेपर में. अगले पेज पे चलते हैं. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर. ठीक है जी. पहला पॉइंट, टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स. एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया जिसमें एक और एक 2 होल्स हैं. ओके. इंसर्ट अ सर्कुलर कोयल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू देम. हमने क्या करा, एक सर्कुलर कोयल उसमें गिरा दी. ठीक है जी. कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कोयल इन सीरीज विद अ बैटरी की एंड अ रियोस्टेट. ठीक है जी. एक बैटरी लगा दी, की लगा देंगे और एक रियोस्टेट लगा देंगे. स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन के चूरे को गिरा देंगे. प्लग द की में से करंट को पास होना शुरू कर दिया. 5वां, टैप द कार्डबोर्ड. टैप 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 करो कार्डबोर्ड को एंड नोट द पैटर्न. हमने क्या ऑब्जर्व किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑब्जर्व्ड. दिस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर. द साइज ऑफ दिस सर्कल इंक्रीजेस. साइज ऑफ सर्कल बढ़ेंगे जैसे जैसे हम सेंटर में से दूर जाना शुरू कर देंगे. एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर द फील्ड लाइन बिकम्स स्ट्रेट. वही मतलब आ गया, हर एक पॉइंट पे सर्कुलर बन रहा था और जैसे ही तार से दूर जा रहे थे सर्कल बड़े हो रहे थे. और लेकिन जैसे ही सेंटर में से गए तो बिल्कुल सीधा चला गया. एक्टिविटी के डायग्राम पे देख लो एक बारी, सर्कल बन रहे हैं हर एक पॉइंट पे लेकिन सेंटर में आते ही कैसा बन गया? स्ट्रेट बन गया. आ गई एक्टिविटी समझ? आशा तो यही है मेरी, पक्का आ गई. अगली स्लाइड पे चलते हैं. तो अब भाई हमने डायरेक्शन निकाली थी ना स्ट्रेट कंडक्टर वाली, राइट हैंड थंब रूल से. तो अब हम इसकी भी बताएंगे जो सर्कुलर लूप में कौन से रूल के हिसाब से डायरेक्शन पता चलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. तो टॉपिक का नाम है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर और लूप. सिंपल है. उसमें कौन सा रूल लगाया था? राइट हैंड थंब रूल. इसमें भी कौन सा अप्लाई होगा? राइट हैंड थंब रूल. जो किसने दिया था? मैक्सवेल जी ने दिया था. राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर. वही वाली सेम चीज हर एक पॉइंट में हम लगा देंगे राइट हैंड थंब रूल. दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल. मान लो स्क्रू को अंदर घुसा रहे हैं तो हाथ इस तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर बाहर निकाल रहे हैं मतलब इस तरफ आ रहा है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज. आ गया ना समझ? बिल्कुल सेम रूल से हम डायरेक्शन बताते हैं सर्कुलर वायर की भी. हर एक पॉइंट में राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करो और सर्कुलर शेप में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ जाएंगी. और इस रूल को हमने क्या बोला? और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. ठीक है भाई. अगली स्लाइड पे चलते हैं. अब भाई हमने पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेट वायर की. लेकिन अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर वायर की किस पे डिपेंड करेगा. पहला पॉइंट करंट. भाई करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़नी तो तय है, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो चाहे वो सर्कुलर वायर हो. दूसरा, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ गई. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न से बनेगी सर्कुलर वायर उतना ज्यादा क्या होगा? करंट होगा. क्योंकि हर एक तार का अपना अपना है तो एड अप हो जाएगा. जितना ज्यादा करंट तो उतनी ज्यादा क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. तीसरा पॉइंट रेडियस ऑफ द लूप. अब रेडियस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी. ठीक है, ये चीज याद रखना. एक बार हम पढ़ भी लेते हैं. करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस अगर स्मॉल रेडियस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है जी, अगले पेज पर आते हैं। व्हाई इज इट दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कोयल having n terms is n times as large as that produced by a single turn? भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर एक सिंगल टर्न की कोयल है, एक सिंगल टर्न की, और एक तरफ हमने बहुत सारी टर्न की कोयल्स ले ली, 2 3 4 5, इसके ऊपर 6 10 15 16 20 ऐसे कर दिया हमने। अब एक टर्न का एक ही मैग्नेटिक फील्ड सेट होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारी ले ली तो हर एक का करंट ऐड अप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप होगी। पीछे पड़ा था ना, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते रहे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। एक बार आंसर की तरफ ध्यान दें। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल विद n टर्न्स इज n टाइम्स। अगर n टर्न्स कर देंगे तो n टाइम्स ही बढ़ जाएगी। दिस इज बिकॉज ईच एडिशनल लूप, अगर हम जितने लूप ऐड करते रहेंगे, कंट्रीब्यूट्स इक्वली टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, हर एक लूप का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू टर्न जस्ट एड्स अप। तो जितनी ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा करंट, जो कि सेम डायरेक्शन में है। अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम्स बढ़ा दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी n टाइम्स बढ़ जाएगी। आ गया ना समझ? अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड पर आ गया बोर्ड का बहुत ही चुनिंदा टॉपिक, सोलेनोइड। अ सोलेनोइड इज अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली बाउंड इन द शेप ऑफ अ टाइट स्प्रिंग। अच्छा जी, और वाले भी पढ़ लो। अ सोलेनोइड इज अ लॉन्ग हेलिकली बाउंड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द शेप ऑफ, यहां पे एक लाइन ऐड कर लो, in the shape of cylinder। एक कोयल जिसमें कॉपर वायर की बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, किस शेप में? सिलेंडर की शेप में, उसे बोलते हैं सोलेनोइड। इंग्लिश में अ कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। एक कोयल जिसमें कॉपर वायर बहुत बार लपेटी हुई है सिलेंडर की शेप में, उसे ही तो बोलते हैं सोलेनोइड। तो ये रहा सोलेनोइड हमारा। आ गया समझ सोलेनोइड? अगली स्लाइड पर चलते हैं। सोलेनोइड कैसे काम करता है? When an electric current flows through the solenoid, a magnetic field is set up around the solenoid which is similar to that of a bar magnet। कहने का मतलब है, जब हम सोलेनोइड में से करंट पास करेंगे, मतलब अगर सोलेनोइड में करंट दौड़ेगा तो उसके आसपास से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। किसकी तरह? बार मैग्नेट की तरह। डायग्राम देख लो सोलेनोइड का, भाई दिमाग में छाप लो इस डायग्राम को, पेपर में पक्का आएगा। भाई सिंपल सा डायग्राम है, कुछ मुश्किल नहीं है। ड्राइंग मेरी भी तुम्हारे जैसी है। देखो एक कोयल ली, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, इसमें लगा दी हमने बैटरी के साथ लगा दिया एक की जिसमें करंट पास होना शुरू हो जाएगा। अब करंट पास होना शुरू होगा तो हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने की वजह से क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, जो कि यहां पे बना दी हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी तो एक तरफ होगा नॉर्थ पोल और एक तरफ होगा साउथ पोल। वन एंड ऑफ द सोलेनोइड एक्ट एज साउथ पोल, मैंने आपको अभी बताया, एंड अदर एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। इफ द करंट फ्लोज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा तो वो वाला पोल हमारा साउथ पोल बन जाएगा। और अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होगा तो वो वाला पोल हमारा बन जाएगा नॉर्थ पोल। इसको याद करने का तरीका लिख लीजिए, स्क्वायर के हिसाब से याद कर लेना। स्क्वायर का मतलब साउथ में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में। बहुत ही आसान तरीका, यहां पे भी देख लीजिए, नॉर्थ होगा एंटी क्लॉकवाइज, साउथ होगा तो क्लॉकवाइज। कहने का मतलब समझ आ गया ना? अगर करंट जाएगा क्लॉकवाइज तो वो वाला एंड बनेगा साउथ पोल, अगर करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो वो वाला पोल बनेगा नॉर्थ पोल। अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ सोलेनोइड।
अब सोलेनोइड के आसपास क्या बनी, लाइंस बनी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी, चलो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लोन सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म सेम एट ऑल पॉइंट्स। कहने का मतलब सोलेनोइड के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हर एक पॉइंट पे सेम होगी। दूसरा पॉइंट पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लोन सोलेनोइड डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सोलेनोइड। लेकिन जैसे जैसे हम उसके एंड की तरफ जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, क्योंकि एंड्स पे आते आते वो बिखरना शुरू हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड, इन्हें का लिखा है सोलेनोइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक। बाहर की बात करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म रहेंगी, मतलब सेम नहीं रहेंगी और अंदर के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होंगी। चौथा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल एंड आउटसाइड द सोलेनोइड दीज लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बिल्कुल सेम बार मैग्नेट की तरह जो हमने समझाया था, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ मूव करेगी और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ मूव करेगी। एक बारी ओवरव्यू दोबारा से ले लो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म सेम एट ऑल पॉइंट्स। देखो इसको मैं अगर रब कर दूं, अब ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट में अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो सेम रहेगी और यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं एंड्स पर आ जाऊंगा ये स्प्रेड होना शुरू होगी, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और अगर बार की बात करें तो ये नॉन यूनिफॉर्म रहेंगी और वीक रहेंगी। आ गया समझ? और चौथा पॉइंट तो बिल्कुल आसान था, बाहर मूव करेगी नॉर्थ टू साउथ, अंदर मूव करेगी साउथ टू नॉर्थ, जैसे बार मैग्नेट में होता है। आ गया ना समझ? अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में आया, सोलेनोइड एंड अ बार मैग्नेट आर रिमार्केबली सिमिलर इन देयर मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज। वो तो पढ़ चुके हम, जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वैसे ही बनती हैं सोलेनोइड में, क्योंकि उसमें भी बाहर जाती हैं नॉर्थ से और एंटर होती हैं साउथ में। सोलेनोइड में भी सेम हो रहा है, लेकिन अगर इनसाइड की बात करें दोनों में साउथ से नॉर्थ में जाती हैं, emerge from a north pole and a loop around to a south pole, creating uniform field inside and similar patterns outside। पेपर में आ गया कैसे सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट से रिजेंबल करती है, मतलब सिमिलर कैसे हैं। पहले तो डायग्राम बना के आना, सोलेनोइड का डायग्राम, बार मैग्नेट का डायग्राम। देखो दोनों का डायग्राम बिल्कुल सेम है, अंदर की तरफ जा रही है साउथ से नॉर्थ, और बार की तरफ आ रही है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से बाहर जाती हुई, साउथ से एंटर होती हुई, यहाँ पे भी नॉर्थ से बाहर जाती हुई, साउथ पे एंटर होती हुई। तो कहने का मतलब है बार मैग्नेट और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से सिमिलर हैं। समझ आ गया ना? अगली स्लाइड पर चलते हैं। ओ भाई, अगला क्वेश्चन ही वो आ गया जो अभी आपको समझा के हटा। हाउ डज सोलेनोइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? Can you determine the north and south poles of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? Explain। पहले तो आप आंसर पढ़ो। A solenoid acts like a magnet when current flows through it। सोलेनोइड मैग्नेट की तरह कब बिहेव करता है? जब उसमें करंट पास होता है। क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। टू डिटरमाइन इट्स पोल्स ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर वन एंड। If it's repelled, the solenoid's end is a north pole। एक बार मैग्नेट को सोलेनोइड के पास लेके आओ, अगर वो रिपेल कर गया तो वो मतलब समझो वो नॉर्थ पोल है, अगर वो अट्रैक्ट कर गया तो समझो वो साउथ पोल है। आ गया ना समझ? तो बिल्कुल आसान है, देखो वही डायग्राम हमने यहाँ पे छाप दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनोइड स्टे इन एनी डायरेक्शन? जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा जी, व्हाट विल हैपन्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड? एक्सप्लेन। भाई जैसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी पड़ी थी, अगर फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ दें तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाता है वो, वैसे ही सोलेनोइड में है, अगर उसको फ्रीली सस्पेंडेड कर दें तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा। और दूसरे पार्ट में पूछा, अगर करंट को रिवर्स कर दिया जाए
तो पोलैरिटीज मतलब पोल्स भी सोलेनोइड के रिवर्स हो जाएंगे। आंसर पढ़ते हैं, अ करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। कौन सी डायरेक्शन में आएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा। ठीक है जी। ऑन रिवर्सिंग करंट, करंट को रिवर्स करने पर इट्स पोलैरिटी विल बी रिवर्स्ड, उसकी पोलैरिटीज भी रिवर्स हो जाएंगी। मतलब जहां पहले नॉर्थ था वहां पर साउथ आ जाएगा, और जहां पहले साउथ था वहां पर नॉर्थ आ जाएगा। आ गया ना समझ भाई? यही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। ये स्कूल वालों का काम होता है डराना कि भाई पेपर आएगा मुश्किल, इस चैप्टर में से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हैं ना आपके साथ। तो आगे चलते हैं। व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड इंडिकेट? आंसर पढ़ो। द डाइवर्जेंस मतलब डिग्री ऑफ क्लोजनेस of magnetic field lines near the ends of a current carrying solenoid indicates a decrease in the magnetic field। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब बट रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, जिस वजह से एंड पे डाइवर्जेंस होती है। यही तो क्वेश्चन का आंसर है। आ गया समझ? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई एमसीक्यू भी डाले हैं स्लाइड्स में। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। इनसाइड कितनी बारी बोला था? इनसाइड में सेम रहता है हर एक पॉइंट में। अभी आंसर नहीं बोल रहा मैं, अभी ऑप्शन देखते हैं। ए इज जीरो, जीरो तो नहीं है। बी डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड्स। भाई इनसाइड की बात हो रही है, एंड्स की बात नहीं हो रही। सी इंक्रीजेस एज वी मूव, भाई नहीं हो रही एंड्स की बात। चौथा इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। टिक्का मार दो बड़ा सा। आंसर भी पढ़ लो। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, मतलब सेम है हर एक पॉइंट पे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगली स्लाइड पर आ जाओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड एंड अ बार मैग्नेट। हमने सिमिलैरिटीज तो पढ़ ली कि मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की और सोलेनोइड की एक जैसी होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या पेपर में वो भी तो आ सकता है ना। पहली चीज तो ये है भाई, जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि जब करंट पास होगा तभी वो सेटअप होगी, लेकिन बार मैग्नेट की परमानेंट है, उसे करंट की जरूरत ही नहीं है। और सोलेनोइड की पोलैरिटीज भी रिवर्स हो सकती हैं अगर हम करंट को रिवर्स कर दें, लेकिन बार मैग्नेट की पोलैरिटीज रिवर्स नहीं हो सकती, वो जैसे हैं वैसे ही रहेगी। आ गया डिफरेंस समझ? अभी आंसर तो पढ़ लो। पहले सोलेनोइड पढ़ते हैं। सोलेनोइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी मैंने नहीं पढ़ाया, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है जी। जब करंट पास होगा तभी सेटअप होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन बार मैग्नेट परमानेंट है, सोलेनोइड टेम्परेरी है। टेम्परेरी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की परमानेंट है। वो स्ट्रेंथ उसकी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, बार मैग्नेट में नहीं करती। पोल्स भी हम रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं है। आ गया समझ? हमने उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बीच में सिमिलैरिटीज भी पढ़ ली और डिफरेंस भी पढ़ लिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। सेकंड पार्ट में पूछा अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। ओके जी, बोथ कैरिंग करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर रिस्पेक्टिवली। भाई एमसीक्यू है, शेप पूछी है किसके अराउंड? एक पूछी है हमारे सोलेनोइड के अंदर और पूछी है स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर। बताओ ऑप्शन देख लेते हैं। पहला पार्ट स्ट्रेट सर्कुलर। हाँ भाई, इनसाइड कैसे रहती थी सोलेनोइड की? बिल्कुल स्ट्रेट। और स्ट्रेट वायर में कैसे रहती थी? सर्कुलर। तो ऑप्शन ए में आंसर मिल गया। तो ए पार्ट आंसर में देख लो ए। जब पहले ऑप्शन में आंसर मिल जाता है तो बाकी तीन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर में फोकस्ड रहना है, बोर्ड्स पर ध्यान देने हैं, गलत संगति में नहीं पढ़ना। बस इतनी मेहनत करनी है लाइफ में ताकि अपने माँ बाप का नाम ऊंचाइयों पर लेके जा सको। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन आया है हेलिकल कोयल हुज लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी शोन बिलो। डायग्राम आ गया। ओके, ए हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी
कंपेयर विद द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। बोला हुआ है कंपेयर करो मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे। ओके, जस्टिफाई भी करो आंसर को। ए पार्ट का आंसर देखते हैं भाई, इनसाइड अ सोलेनोइड। अब बताया था इनसाइड अ सोलेनोइड तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, मतलब सेम रहती है, तो पी की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बिल्कुल बराबर रहेगी। बी पार्ट देखो, स्टेट वन वे इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल कैन बी चेंज्ड। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अगर हम करंट को बढ़ा दें तब भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आ गया समझ? क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पहले पूरा पढ़ना है, फिर अपना दिमाग लगाना है और आंसर दे देना है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। असर्शन ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इट कम्स टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है जी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करती है, बिल्कुल ठीक। अभी मैंने पीछे बताया था रीजन, वन एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड other act as a south pole just like a bar magnet। बिल्कुल ठीक, फ्रीली सस्पेंड छोड़ देंगे तो नॉर्थ और साउथ भी करेगा ना। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा एक एंड एक्ट करेगा नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा एक्ट करेगा साउथ पोल की तरह, जो कि बार मैग्नेट भी शो करता है। तो आंसर दर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगली स्लाइड पे चले। यूज ऑफ सोलेनोइड, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज द रोड ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। भाई अगर मैं सोलेनोइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन रोड डाल दूं तो उसकी स्ट्रेंथ कई गुना और बढ़ जाती है। अब सॉफ्ट आयरन की रोड को मिलाने के बाद जो सोलेनोइड मिलता है ना, उसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिफाइन पढ़े पहले तो, व्हेन अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड कैरिंग करंट इट बिकम्स अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनोइड, सच अ मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। पढ़ लिया। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन बार प्लेस्ड इन इट विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सोलेनोइड में करंट तो पहले से ही पास हो रहा था और हमने उसके अंदर डाल दिया सॉफ्ट आयरन की रोड, जो उसको भी मैग्नेटाइज और करेगी और उससे बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। डायग्राम देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सोलेनोइड तो हमारे पास थी, इसके अंदर क्या डाल दिया? आयरन का एक नेल डाल दिया, तो इसको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे? पहला पॉइंट, इंक्रीजिंग द करंट। करंट को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ डिपेंड्स। दूसरा पॉइंट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की भी बढ़ जाएगी। और अगर पोलैरिटीज को रिवर्स करवाना है, नॉर्थ को साउथ बनाना है या साउथ को नॉर्थ बनाना है, तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे। देख लो पॉइंट, द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, कोर मटेरियल। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है मटेरियल पे भी डिपेंड होती है, लेकिन रेडियस ऑफ सोलेनोइड पे डिपेंड नहीं होती। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बारी। तो नोट वाला पॉइंट पढ़ो, नो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। तो वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। आ गया समझ? अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो टॉपिक आया है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव न्यूमरस यूजेस फ्रॉम एवरीडे एप्लायंसेस। लाइक कहां यूज हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउड स्पीकर्स में, इंडस्ट्रीज में, ताकि हैवी लोड उठाया जाए। दूसरा पॉइंट, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स में, जनरेटर्स में भी यूज होते हैं। तो बस आप एक दो यूज याद रख लो, वही लिखाना पेपर में। अगले पेज पर आते हैं। अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में और परमानेंट मैग्नेट के बीच में। सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे डिपेंड है? करंट पे, मतलब वो टेम्परेरी है ना। और परमानेंट किसी पे डिपेंड ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटीज रिवर्स हो सकती हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन परमानेंट मैग्नेट के ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं, लिखा गया हुआ है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डिस्प्लेड व्हेन करंट इज पास्ड, लेकिन परमानेंट में ऐसा कुछ नहीं है। द स्ट्रेंथ इज एडजस्टिंग, एडजस्ट कर सकते हैं करंट को बढ़ा या घटा के, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।
टेम्परेरी है, परमानेंट है। ये सॉफ्ट मटेरियल से यूज होता है, लेकिन ये हार्ड मटेरियल से यूज होता है। पोल्स को भी हम बदल सकते हैं, नॉर्थ को साउथ इलेक्ट्रोमैग्नेट में, लेकिन परमानेंट में ऐसा कुछ नहीं बदल सकते। जो नॉर्थ है वो नॉर्थ रहेगा, जो साउथ है वो साउथ रहेगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आंसर पढ़ो भाई, आर्टिफिशियल या नेचुरल मैग्नेट से, या इलेक्ट्रोमैग्नेट से, या कंडक्शन कोयल या सोलेनोइड से। अगला क्वेश्चन, under what conditions a permanent electromagnet is obtained if a current carrying solenoid is used। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट कब ऑब्टेन होता है, जब हम सोलेनोइड के अंदर सॉफ्ट आयरन की रोड को घुसाते हैं, तभी होता है ना। तो बस यही तो आंसर है। आंसर पढ़ो, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट एज अ स्पेशल केस ऑफ सोलेनोइड। ओके, दिस सोलेनोइड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज मेड बाय whirling a large number of wind turns on a soft iron core। सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनोइड के अंदर घुसा के हम क्या करेंगे, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑब्टेन कर लेंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी भाई ऑप्शन देखो, कॉपर, एल्यूमिनियम, सॉफ्ट आयरन, नन ऑफ दिस। सॉफ्ट आयरन को टिक कर दो, आंसर भी देख लो सॉफ्ट आयरन। बहुत इजी है, पेपर में यही सब आएगा। क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ऑप्शन पढ़ो, द बार विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग इन अ शॉर्ट सर्किट। नहीं, द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट। सी, द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली। डी, द बार विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी मींस। भाई अभी बताया था, करंट को बढ़ाने या घटाने पे डिपेंड करता है ना। तो बी ऑप्शन, द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट। जब तक करंट रहेगा तब तक ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही हमारा करंट हट जाएगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। आ गया समझ। अगली स्लाइड पर चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड इज। फर्स्ट पॉइंट, मोर एट द एंड्स देन एट द सेंटर। ओके, मिनिमम इन द मिडल। तीसरा, सेम एट एवरी पॉइंट्स। भाई इनसाइड की बात हो रही है, इनसाइड में मैंने बताया तो कि सेम रहता है हर एक पॉइंट पे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, आंसर भी 3 है। अगली स्लाइड, स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पे करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके, करता है। रेडियस पे नहीं करता। मटेरियल ऑफ कोर, ये तो अभी मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में। 3 चीजों पे करता है, किस पर, मटेरियल पे, करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। किस पे नहीं करता, रेडियस पे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। बस ड्राइवर इज टर्निंग द इग्निशन की टू स्टार्ट द इंजन। ओके, ही हियर्स अ क्लिकिंग साउंड। उसको क्लिकिंग साउंड की आवाज आई, बट इंजन डज नॉट स्टार्ट। व्हाई? भाई बस ड्राइवर तो परेशान हो रहा है, उसको क्लिकिंग साउंड तो आ रही है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। अब ये क्लिकिंग साउंड आई क्यों, आंसर में बढ़ते हैं। दैट क्लिकिंग साउंड मींस द स्टार्टर सोलेनोइड। उसमें हमारा क्या लगा है, एक सोलेनोइड। सोलेनोइड तो एंगेज कर रहा है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, उसको चार्ज करने की जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए डाला है कि हमारे इंजन में सोलेनोइड का यूज होता है। भाई जो पढ़ा रहा हूं ना, अपने नोट्स बनाते रहो साथ साथ, आपको मजा आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन को पॉज करके लिखो, अपने आप सोचो पहले, फिर आप आंसर दो। अगर आंसर नहीं आ रहा तो मेरे से पढ़ लो, मैंने यहाँ पढ़ाया तो हो ही है ना सारा कुछ। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। Why is soft iron generally used as the core of the electromagnet? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया, आंसर पढ़ो। सॉफ्ट आयरन इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज इट कैन इजिली गेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन करंट इज पास्ड अराउंड द कोर एंड क्विकली लॉस व्हेन करंट इज स्टॉप्ड। क्योंकि जो आयरन का मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड इजीली हो जाता है करंट को देके और करंट को वापस लेकर, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का मटेरियल। अगली स्लाइड पर चलते हैं। भाई नया टॉपिक आया, कौन सा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक
फील्ड। हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है, हमने उसी को रख दिया एक मैग्नेट के पास। अब मैग्नेट की अपनी एक प्रॉपर्टीज है, मतलब मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड में या तो रिपल्शन होगी या तो अट्रैक्शन होगी। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स जनरेट होगी कंडक्टर पर, या तो वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा। कहने का मतलब जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे मैग्नेट की, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। इसी को तो बोलते हैं फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इंग्लिश में पढ़ लो, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then the conductor will experience a magnetic force. This happens because the current in the conductor has its own magnetic field. कंडक्टर मैंने बताया करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है, एंड देयर इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ऑफ अ मैग्नेट। सो बोथ द फील्ड विल इंटरेक्ट, दोनों की फील्ड में आपस में इंटरेक्शन होगी, एंड विल रिजल्ट इन रिपल्शन और अट्रैक्शन। या तो रिपल्शन होगी या तो अट्रैक्शन होगी, इस वजह से उस पे एक फोर्स लगेगी। आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं ये वाली चीज। ये हमने एक मैग्नेट रखा है, हॉर्स शू मैग्नेट, और यहां पे कंडक्टर रख दिया जिसके पास एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेट के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक रिपल्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी जो कि इस कंडक्टर को मूव करवाएगी या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो यही तो है फोर्स। आ गया समझ? अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक्टिविटी आ गई। अब पेपर में ये वाली एक्टिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वही एक्टिविटी है कि बताओ अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखूं तो उस पे फोर्स लगती है, शो करो। पहला पॉइंट, टेक अ स्मॉल रोड ए बी and suspend it within a stand using two connecting wires। दो वायर से उसे जोड़ दो, बिल्कुल ऐसे जोड़ दिया। दूसरा पॉइंट, टेक अ horseshoe magnet and keep it in a way that its magnetic field is in upward direction। इसको ऐसे रखा ताकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में हो। For this the north pole should be at the bottom and south pole should be at the top। वो ही तो मैंने आपको बताया, नॉर्थ से साउथ जाएगी तो इसलिए तो अपवर्ड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। द एल्यूमिनियम रोड शुड बी बिटवीन टू पोल्स ऑफ दिस मैग्नेट। एल्यूमिनियम रोड तो बिल्कुल दो मैग्नेट के बीच में ही रखी हुई है। नाउ कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड टू अ बैटरी। एल्यूमिनियम रोड को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ और की के साथ, सो दैट करंट फ्लोज थ्रू इट फ्रॉम बी टू ए। करंट जाएगा बी से ए पर। ठीक है जी, करंट जाना शुरू हुआ तो इस रोड में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस मैग्नेट की है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन होगी। तो जो हमारी एल्यूमिनियम की रोड है वो मूव करना शुरू करेगी। यू विल नोटिस दैट एल्यूमिनियम रोड मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या नोटिस करा, जो एल्यूमिनियम की रोड थी वो किस तरफ मूव हुई, लेफ्ट में। ओके, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी। अब हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज करा। पहले बी से ए जा रहा था लेकिन अब ए से बी जाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं तो पहले जो रोड लेफ्ट में जा रही थी अब वो रोड राइट में जाएगी। आंसर पढ़ो, इन दिस केस द एल्यूमिनियम रोड मूव टुवर्ड्स राइट। डायग्राम एज इट इज बना के आना है और एज इट इज लिख के आना है, अपने नोट्स में उतार लो। कोई एक दो पॉइंट भी ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए। अब इससे एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिला, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इन द एक्टिविटी सजेस्टेड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड। फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, कब, when the direction of current through the conductor is reversed। दूसरा पॉइंट, now change the direction of field to vertically downward by interchanging the two poles of the magnet। अब हमने अगर मैग्नेट के पोल्स को चेंज कर दिया तब भी क्या होगा, फोर्स उल्टी हो जाएगी। इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रोड गेट रिवर्स। सो a current carrying conductor aluminum strip placed in a magnetic field experiences a force in a direction
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलरली लगेगी किसके? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। सब कुछ समझ आ गया? अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि रोड पे फोर्स लगी है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो कोई रूल तो होगा ना जो बताएगा हमें। तो उसी रूल को देने आए हमारे फ्लेमिंग जी। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो भाई आपको एक बात बता दूं, जो ये फ्लेमिंग जी थे ना वो यो-यो हनी सिंह के बहुत बड़े फैन थे। वो 24 घंटे ऐसे करते थे, ओ यो-यो हनी सिंह। अब क्यों करते थे आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले अपनी 3 उंगलें खोलो लेफ्ट हैंड की। ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड, मैंने 3 उंगलें खोली, तीनों को परपेंडिकुलरली, थंब, ये और ये मैंने ऐसे खोल ली यो। लेकिन राइट हैंड नहीं हिलाया उन्होंने अपना, उन्होंने लेफ्ट हैंड को कुछ ऐसे रखा। ये देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है जी। अब उन्होंने बोला अगर हमारा जो थंब है, ये थंब वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारी ये वाली फिंगर है 4 फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, तो जो हमारी मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगी। कहने का मतलब मिडिल फिंगर करंट को, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब एफ, एफ से मतलब फोर्स, मदर मतलब एम, एम से मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब सी, सी का मतलब करंट। फादर मदर चाइल्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आया समझ? एक बार इंग्लिश में पढ़ो कि लिख के क्या आना पेपर में। इट डिटरमाइंस द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट योर लेफ्ट थंब 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर एट राइट एंगल्स, तीनों 90 डिग्री पर। द 4 फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड। जो 4 फिंगर है मैंने आपको बताया, ये वाली फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। कहां से कहां? नॉर्थ टू साउथ। द मिडिल फिंगर शोज द करंट। मिडिल फिंगर करंट को बताएगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है ना। एंड द थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को करेगा। इट इज ऑफन रिमेंबर एज, जो मैंने आपको अभी बताया, फादर मदर चाइल्ड। और इसका डायग्राम देख लीजिए, फादर मदर चाइल्ड। समझ आ गया ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? पक्का। आगे चलते हैं। फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड। पहला फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी। दूसरा फैक्टर करंट, आई। तीसरा फैक्टर एल, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। चौथा एंगल, किस एंगल पे वो कंडक्टर पड़ा हुआ है। तो 4 फैक्टर पे डिपेंड है वो, चारों पढ़ते हैं एक बारी। डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी अभी बताया, करंट आई पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल, और एंगल पर। ठीक है भाई, पहला पॉइंट बी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स क्रिएट मोर फोर्स। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। दूसरा करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी कंडक्टर पर। तीसरा लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ही ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी। चौथा एंगल पर, एंगल होगा साइन का, साइन थीटा वाला एंगल होगा। 3 फैक्टर पे डिपेंड है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल। तीनों को कंबाइन करो, हमारा क्या बनेगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। बिल, बिल्ली नहीं बिल। उसके बाद इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के बी आई एल। के को हम 1 डालेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आ गई? एफ इज इक्वल टू बी आई एल, एफ इज इक्वल टू बी आई एल। लेकिन अगर एंगल भी होगा किस एंगल पे पड़ी है तो हम साथ में लगा देंगे साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। साइन मैक्सिमम कब होता है? 90 पर। तो जब वो परपेंडिकुलरली पड़ा होगा साइन 90 पर तो फोर्स मैक्सिमम होगी। लेकिन साइन मिनिमम कब होता है? 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर। तो फोर्स 0 कब होगी? जब थीटा 0 हो या थीटा 180 डिग्री। मतलब 90 डिग्री जब परपेंडिकुलरली पड़ा होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी, और अगर 0 मतलब पैरेलल पड़ा होगा तो मिनिमम होगी, या तो एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री पे पड़ा होगा तब भी फोर्स मिनिमम होगी। देखो यही लिखा होगा, इट इज मैक्सिमम व्हेन द वायर इज परपेंडिकुलर। इसको रब कर देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
when the wire is perpendicular मतलब 90 डिग्री and 0 when parallel 0 और 180 डिग्री 180 डिग्री पे ये एंटी पैरेलल होगा, या तो पैरेलल पड़ा होगा या तो एंटी पैरेलल पड़ा होगा, तब फोर्स मिनिमम होगी। आ गया समझ फैक्टर। अगले पेज पे चलते हैं। नोट का पहला पॉइंट पढ़ो जी। फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने करंट वाला फैक्टर तो पढ़ लिया ना, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। अब चार्ज, अगर चार्ज भी तो मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उन पर भी तो फोर्स लगेगी। अब कैसी फोर्स लगेगी? अब देखो बेटा, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, यही पढ़ा। अब I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में T। Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। अब I की जगह ये डाल दो, F इज इक्वल टू BQ अपॉन में T L साइन थीटा। अब बेटा L अपॉन में T डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी, तो यहां पे हम क्या डाल सकते हैं? L अपॉन में T की जगह हम डाल देते हैं BQ V साइन थीटा। V मैंने किसकी जगह डाला है? L अपॉन में T डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम V। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब चार्ज की बात हो। Q मतलब चार्ज, V मतलब वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, साइन थीटा तो एंगल पे है ना, ठीक है। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। द चार्ज Q विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। वो फोर्स कब नहीं एक्सपीरियंस करेगा? जब वेलोसिटी जीरो हो, जब वो रेस्ट पे पड़ा होगा। जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो वेलोसिटी जीरो। अगर V जीरो आ गया, V जीरो आया, तो फोर्स भी क्या बन जाएगी? यहां से जीरो। तो ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो टेस्ला जी, हमारे टेस्ला जी, टेस्ला कार्स, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट, इन CGS, वो तो ऐसा यूनिट थी, CGS में इसकी यूनिट है ओर्स्टिड जी। ओर्स्टिड जी को मत भूलना। अगली स्लाइड पर आते हैं। अ स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज सस्पेंडेड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ होर्सशू मैग्नेट। ओके, द कंडक्टर गेट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड लेफ्ट व्हेन अ करंट इज पास थ्रू इट। व्हाट विल हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इफ अ करंट इज इंक्रीज्ड? भाई बिल्कुल वही वाला एक्सपेरिमेंट है जो हमने करा। होर्सशू मैग्नेट है, उसके आसपास किसे रखा? कंडक्टर को रखा। और बोला जा रहा है कि प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा जब हम करंट को बढ़ा दें। हमने पढ़ा था अगर करंट ज्यादा होगा फोर्स भी ज्यादा लगेगी, तो डिफ्लेक्शन ऑफ कंडक्टर भी ज्यादा होगी। सेकंड पार्ट, होर्सशू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट। भाई अब अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तब भी फोर्स क्या होगी? ज्यादा ही होगी ना, तब भी डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट इज रिवर्स्ड। ये भी पढ़ा था, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। आंसर पढ़ लो। आंसर 1, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग करंट। मैंने बताया अगर करंट हमारा इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट ले लेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट पढ़ लो, इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द करंट। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स। कोई दिक्कत हो तो बोलो। आपको यहां तक पक्का समझ आ गया ना ये वाला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार देखा गया CBSE में। व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम? मैक्सिमम जब परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। मिनिमम जब थीटा 0 होगा या 180 डिग्री होगा, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल। आंसर पढ़ लीजिए। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द वायर इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री टू द फील्ड। दूसरा, मिनिमम 0 कब होगा? जब वायर पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एज शोन इन द डायग्राम, एन एल्यूमिनियम रॉड AB, ओके, is suspended horizontally between the two poles of a strong horseshoe magnet in such a way that axis of a rod is horizontal and the direction of magnetic field is vertically upward. Magnetic field upward है और इसको हमने ऐसे रख दिया है। The rod is connected in series with a battery and a key.
बैटरी एंड की ऐसा सा डायग्राम, और ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ लिया है फोर्स वाले में, है ना, उसी से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। देखते हैं। स्टेट अ गिविंग रीजन। ए पार्ट, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू द एल्यूमिनियम रोड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। उन्होंने बोला क्या ऑब्जर्व होगा जब करंट पास हो रहा है बी से ए में। अब यहां पर अप्लाई करेंगे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए अप्लाई करना बताता हूं। पहले तो लेफ्ट हैंड रूल ऐसे रोक लो, ठीक है। अब बोला हुआ है कि करंट जा रहा है बी से ए में, मतलब करंट कौन सा होता है, ये वाला ना, तीसरा। ये करंट जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो फोर्स कौन देता है, थंब। थंब किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट, थंब लेफ्ट साइड। तो हमारी जो रोड है वो लेफ्ट तरफ मूव करेगी। आंसर पढ़ते हैं भाई साहब, आंसर थोड़ा जूम कर लीजिए। The road move if a current is sent through from B to A. Okay, the road is pulled to the left by the magnet. मैंने आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के दिखाया ना। B part, what change is observed in a situation in which the axis of the road AB is moved and aligned parallel to the magnetic field and current is passed. अब भाई उसके पैरेलल रख दो। अभी हमने पढ़ा था अगर पैरेलल रखेंगे तो एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगी। आंसर पढ़ो। नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द एक्सिस ऑफ द रोड AB is moved and aligned parallel to the A. Since there is no force, so there will be no मोशन। समझ आ गया। इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना, और कैसे मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस पे अप्लाई करा है वो भी देखना। और अगर करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देते फिर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते तो डिफ्लेक्शन होती है हमारी राइट में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। State the rule to determine the direction of magnetic field produced around a straight conductor carrying current. हमने भाई थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। अगर स्ट्रेट कंडक्टर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, थंब रूल से। दूसरा पार्ट, अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट। अब अगर फोर्स निकालनी थी तो कौन सा रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये चीज याद कर लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है स्ट्रेट कंडक्टर में या सर्कुलर में भी तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होगा, लेकिन अगर फोर्स बतानी है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा। अगले पेज पर चलते हैं। अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, to determine the direction of force experienced by a straight current carrying conductor AB placed in a uniform magnetic field। भाई अब ध्यान से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। जो थंब है हमारा फोर्स को तो थंब बताता है ना, थंब किस तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। आ गया समझ। अगर थंब बाहर की तरफ आता तो होता आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, लेकिन थंब हमारा अंदर जा रहा था, कंडीशन के हिसाब से आंसर आएगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। आंसर पढ़ लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। इनसाइड में हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दूं, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहने दूं, तो थंब हमारा आउट आ रहा है, मतलब आएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो क्वेश्चन किस हिसाब से आ जाए आपने लेफ्ट हैंड रूल लगाना है और आंसर निकाल देना, डरने की बात नहीं है। आ गया ना समझ। और हाँ भाई, बच्चे ना कई बार कंफ्यूज होते हैं ये दो साइन देखकर, ये वाले, ये क्रॉस और ये डॉट। आपने डरना नहीं है। क्रॉस का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर ये डॉट का साइन आ जाए तो मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, साइन देख के डरना नहीं है। आगे अप्लाई करना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पक्का आ गया। अगली स्लाइड पर चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। वैसे तो बहुत तरह के पार्टिकल्स हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 4 ही हैं। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जो प्रोटॉन बिहेव करेगा वही अल्फा पार्टिकल बिहेव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो वो उल्टा बिहेव करेगा इन दोनों से ही। लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, वो कुछ बिहेव ही नहीं दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब पढ़ो पहले एक बारी।
मूविंग बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स दोनों पर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट दोनों का सेम होगा और एक ही मूवमेंट में जाएंगे, हेंस मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप, इन दोनों के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मूविंग बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये किस तरफ मूव करेंगे? ऑपोजिट टू प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। तीसरा, मूविंग बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, हेंस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेटअप। डायग्राम से समझ आ जाएगा। ये देखो क्रॉस क्रॉस आ गया जो मैंने पिछली स्लाइड में समझाया था, मतलब इनवर्ड की तरफ है। अब अल्फा पार्टिकल ऊपर चले गए, न्यूट्रॉन बेचारे सीधा चले गए क्योंकि उन पे चार्ज नहीं था, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि अल्फा मतलब प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो अगर अल्फा ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। दोनों भाई दुश्मन हैं एक दूसरे के। ठीक है, दूसरे डायग्राम पे भी नजर डाल लो। अल्फा ऊपर गया, गामा बिल्कुल सीधा क्योंकि गामा पे भी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन की तरह है, और बीटा वाला इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, वो नीचे की तरफ आ गया। समझ आ गया ना? अगले पेज पर चलते हैं। Which of the following properties of a proton can change while it move freely in a magnetic field? अगर प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? ऑप्शन देखो, देयर विल बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक से ज्यादा भी आंसर करेक्ट हो सकता है। ए, मास, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम। अब सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे या तो वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, मतलब वेलोसिटी तो चेंज होगी। दूसरा मोमेंटम, मोमेंटम हमारा होता है E इज इक्वल टू एम इन टू वी। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम भी चेंज होगा ही होगा, तो आंसर आ गया वेलोसिटी एंड मोमेंटम। एक बार आंसर पढ़ लो, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। दिस इज बिकॉज व्हेन अ प्रोटॉन मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स वेलोसिटी चेंजेस। बिल्कुल ठीक, सिंस मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इट आल्सो चेंजेस। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। Positively charged particle projected towards the west is deflected towards the north by a magnetic field. What is the direction of magnetic field? भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले तो देखो भाई, प्रोजेक्शन किस तरफ है? वेस्ट की तरफ। प्रोजेक्शन है हमारी वेस्ट की तरफ। अब यहां पर अप्लाई होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड। जिस तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की प्रोजेक्शन होती है ना, मतलब करंट भी उसी तरफ है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो मतलब करंट जाएगा वेस्ट की तरफ। ठीक है जी, और फोर्स कहां लग रही है? उस पर नॉर्थ फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। करंट हमारा इधर आ गया और हमारी फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है? ये किस तरफ आ रही है? बाहर की तरफ। बाहर मतलब आउटवर्ड। तो ऑप्शन में देखते हैं आउटवर्ड है कहीं पर? ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4th में आउटवर्ड। आउटवर्ड को अपवर्ड भी बोलते हैं, तो आंसर नंबर 4 हमारा हो गया है करेक्ट। तो हम चौथे नंबर पर मार देते हैं टिक। समझ आ गया ना भाई? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। An alpha particle while passing through a magnetic field get projected toward north. अच्छा जी, in which direction will an electron project when it passes through the same magnetic field? ओके जी, अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज वाला किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ पे। अब इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा? अब इलेक्ट्रॉन होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टे उल्टे करेंगे। अब नॉर्थ का उल्टा क्या है? साउथ। अगर हमारा अल्फा पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? साउथ में ही जाएगा ना, तो साउथ इसका आंसर हो जाएगा। एक बार देख भी लीजिए, इफ एन अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड इज पुश्ड नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, an electron negatively charged moving through the same field will experience an opposite force causing to be projected towards the south। तो वो किस तरफ जाएगा? साउथ की तरफ चला जाएगा। अभी वही समझाया था ना। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। एक्सप्लेन वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या अल्फा पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इफ, पहला पार्ट, इफ इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट। ओ भाई रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी 0, और हमने अभी पीछे पढ़ा था अगर वेलोसिटी 0 होगी तो फोर्स भी क्या होगी? 0। तो पहले का आंसर 0 मतलब नो फोर्स। First, no, because a charged particle at rest does not interact with magnetic field. Second part देखिए,
इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। ओ भाई हमने ये भी पढ़ा था, अगर पैरेलल जाएगा मतलब थीटा की वैल्यू जीरो। अब थीटा जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो, तो नो फोर्स। सेकंड का आंसर पढ़ो, नो बिकॉज द फोर्स इज जीरो इफ करंट एंड फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। थर्ड पार्ट देखो, इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी, तो मतलब वो फोर्स शो करेगा। थर्ड पार्ट का आंसर देखो, यस बिकॉज द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मैक्सिमम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कौन से पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगती। ऑप्शन देखने से पहले ही बता दूं, पिछली स्लाइड्स में बताया था न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगती है। अब ऑप्शंस देखते हैं, क्या न्यूट्रॉन किसी ऑप्शन में है? पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा अल्फा पार्टिकल, चौथा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया ना? अगली स्लाइड देखिए, एसी एंड डीसी। भाई ये एसी वो वाला नहीं है जिसको रात को चलाकर तुम गर्मियों में आराम से सोते हो, और डीसी है वो वाले नहीं है जो पूरे शहर को संभालते हैं। यहां पर एसी है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी है डायरेक्ट करंट। पहले आप एक एग्जांपल समझो, हमारे घर पर इन्वर्टर लगे हैं। अब इन्वर्टर किसको सप्लाई दे रहा है? सिर्फ हमारे घर पर ही दे रहा है ना, मतलब डायरेक्ट सप्लाई है, तो वो डीसी है। और अब ट्रांसफार्मर लगा हुआ है मोहल्ले में, अब ट्रांसफार्मर की सप्लाई तो बहुत सारे घरों में जा रही है, और उसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज भी हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो वो एसी है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। डिफरेंस याद कर लेना जो पॉइंट्स लिखे हैं, और एक डायग्राम भी जरूर देखना। अल्टरनेटिंग करंट है ना, उसकी ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है, लेकिन डायरेक्ट करंट की नहीं जाती। ठीक है, अब एक बार देखते हैं डिफरेंस। पहला पॉइंट, एसी चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली, मैंने अभी बताया था। अब एक बार डायग्राम पे भी देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट, एसी वोल्टेज इज इजीली ट्रांसफॉर्म्ड एंड इजी सुटेबल फॉर एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अभी बता के हटाऊं, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं एसी वाले, लेकिन डीसी वाले इतने बढ़िया नहीं रहते। लास्ट के दो पॉइंट भी एक बार पढ़ लेना, और यही पेपर में लिख के आना अगर आ जाता है तो। एक बार नोट जरूर पढ़ लो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। जो हमारे घर में फ्रीक्वेंसी आती है ना, वो 50 हर्ट्ज की आती है, और पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 220 वोल्ट का। कई बार पेपरों में एमसीक्यू के फॉर्म में आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। भाई पहला एडवांटेज तो यही आ गया एसी का कि बहुत दूर तक पहुंचा देता है ये, है ना। द मेन एडवांटेज, इट एफिशिएंसी इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये चीपर होते हैं और कहीं पे भी इसे जनरेट कर देते हैं हम। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ लो, अदर बेनिफिट्स इंक्लूड इजियर एंड चीपर जनरेशन। दोनों पॉइंट लिखा ना। डिसएडवांटेज, पहला पॉइंट, भाई ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। आपको पता ही है, अगर ट्रांसफार्मर फट जाए, नुकसान होगा ना, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं एसी वाले। दूसरा, एसी हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में यूज नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में डीसी यूज होएगा, बैटरी तो चाहिए ना करने के लिए, तो एसी हमारे उसमें नहीं यूज होते, लेकिन डीसी हो जाते हैं, तो इसकी ये डिसएडवांटेज होगी। ठीक है, अगले पेज पर। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका कहने का मतलब कि हमारे घरों में जो तारें आ रही हैं ना, कहां से आ रही हैं और कहां को जा रही हैं, बस सिंपल है ये, इसे ही बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब तारें तीन तरह की होंगी, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। अब तीन तरह की तारें, लाइव का मतलब जिसमें करंट दौड़ेगा बहुत ज्यादा, न्यूट्रल में कोई करंट नहीं दौड़ेगा, लेकिन जो अर्थ वायर होती है ना, उसका काम बहुत ज्यादा है, अभी बताएंगे अगली स्लाइड्स में भी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ अ स्टेट, जो हमारी स्टेट का बोर्ड होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे घरों में बिजली प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई टू द हाउस और फैक्ट्रीज में भी। The electric power is supplied to the factories through underground cable और overhead wires। या तो underground cables जाती हैं, या हमारे घरों के ऊपर क्या होती है, तारे से जा रही होती है ना, या वैसे हमारे घरों में तारे आती हैं। Our head wire और cables are 3 in number, live wire, neutral और earth wire। इन दोनों को मिला के बोलते हैं फेस वायर्स। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, फेस वायर्स। डायग्राम देख लीजिए एक बार, अगले पेज पे बहुत ही आसानी से समझाता हूं। ठीक है, दीज वायर्स कमिंग फ्रॉम पावर सबस्टेशन, स्टेशन से आती हुई हमारे मीटर में जाएंगी, मीटर जो हमारे घरों के बाहर लगे होते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल, पॉइंट टू बी नोटेड, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है हमारा लाइव और न्यूट्रल के बीच में, वो कितना रहता है, 220 वोल्ट का। और उसके बाद लगा होता है फ्यूज।
फ्यूज का काम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा आपको। बिफोर इट इज कनेक्टेड टू द मीटर नोन एज वोट और मीटर, दिस फ्यूज नोन एज पोल फ्यूज एंड हैज अ डेफिनेट करंट रेटिंग। अभी आसानी से समझिए। अब भाई तीन तरह की वायर आई, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। बोर्ड से होती हुई हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे गई, मीटर से गई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जहां पे बहुत सारे स्विचेस और फ्यूज होते हैं, फिर हमारे अलग अलग कमरों के अलग अलग स्विचेस होते हैं, है ना, फिर वहां चली जाती हैं तारे। तो सिंपल सा एक डायग्राम है जो आपको पेपर में बना के आना है। अब भाई एक और चीज याद रखना, अर्थ वायर हरे रंग की होती है, अर्थ हरियाली है ना, मतलब हरे रंग की। लाइव वायर होती है लाल रंग की, लाल रंग का मतलब आपको पता है डेंजर। डेंजर क्यों होती है ये? क्योंकि इसमें करंट फ्लो होता है। तीसरी वायर है न्यूट्रल, न्यूट्रल में कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये रंग की होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, अगर पेपर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आया ना, आपने डायग्राम के साथ साथ थोड़ा बहुत ये ऊपर वाली चीज लिख भी आनी है। अगले पेज पे चलते हैं। हाउस होल्ड सर्किट वायर्स, हमारे घरों में तीन तरह की तारें हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर कैरीज द करंट, लाइव वायर में करंट दौड़ता है। न्यूट्रल वायर सिर्फ कंप्लीट करती है सर्किट को, जो लाइव वायर करंट को लेके आ रही है ना, ये बस उसे बैक पहुंचाती है। ठीक है, बैक पहुंचाने का काम करती है। तीसरी अर्थ वायर है, ये एक सेफ्टी वायर होती है। अभी बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में क्या होता है ये। ठीक है, अर्थ वायर का काम क्या होता है, अभी के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए। जो लाइव वायर है वो लाल या ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, लाल या ब्राउन। और जो न्यूट्रल वायर है वो ब्लैक या ब्लू कलर की है। जो अर्थ वायर है वो ग्रीन या येलो कलर की होती है। लेकिन भाई आप इतना याद रखो, लाइव वायर लाल, न्यूट्रल ब्लैक और अर्थ ग्रीन कलर। ठीक है, ये डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। ये देखो जी, ये देखो भाई, ये देखो भाई, सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए? सबसे पहले आता है फ्यूज। अब फ्यूज को समझने से पहले एक एग्जांपल समझो। मान लो मेरे हाथ में एक डिवाइस है, उसकी कैपेसिटी 5 एम्पियर को होल्ड करने की है, लेकिन करंट पीछे से बहुत ज्यादा आ गया, मतलब 10 एम्पियर का आ गया। ये डिवाइस को हार्म पहुंचाएगा, मतलब ये डैमेज भी हो सकती है। तो इस डिवाइस को बचाने के लिए बीच में एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिया जाता है, जो करंट को आगे जाने से रोक देता है और हमारी डिवाइस बची रहती है। मतलब एक सेफ्टी दे रहा है ना। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, सेफ्टी डिवाइस, बहुत बढ़िया। इट्स मेन जॉब इज टू सेफगार्ड सर्किट्स एंड एप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज। ये भाई सर्किट्स को डैमेज होने से बचाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। कंपोजिशन किससे मिलके बना है ये भाई टिन लेड के एलॉय से या कॉपर एल्यूमिनियम के एलॉय से मिलके बना होता है। और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट लो। भाई पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, फ्यूज की रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। अब मेल्टिंग पॉइंट लो क्या होता है? अगर बाय चांस करंट ज्यादा आ जाए तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और हमारी जो डिवाइस है वो बची रहे। क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रख दे तो ये मेल्ट जल्दी नहीं होगा ना, और डिवाइस हमारी खतरे में जा सकती है। इसलिए डिवाइस को बचाने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है। तीसरा हीटिंग इफेक्ट। भाई पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही करंट आएगा तार हीटिंग ज्यादा करेगी और वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, मेल्टिंग एंड ब्रेकिंग। व्हेन करंट गोज टू हाई, जब करंट बहुत ज्यादा आ जाएगा, द वायर क्विकली हीट्स अप, वायर बहुत ज्यादा गर्म होगी, मेल्ट होगी, ब्रेक होगी और हमारी डिवाइस बची रहेगी। ठीक है, प्लेसमेंट कहां लगाया जाता है? कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर। ध्यान रखना, ये लाइव वायर के साथ में हमेशा सीरीज में लगता है। ठीक है जी। रेटिंग इसके एग्जांपल 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, वो अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग आती है। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अब एग्जांपल से समझिए, हमारे घर में जितने भी मेटालिक एप्लायंसेस हैं, मतलब जिसपे मेटल लगा हुआ है, अगर उनमें से करंट जाता हुआ कहीं पर तार लीक हो जाए, मतलब करंट लीक हो जाए, फैलना शुरू हो जाए, तो अगर हमने उसे छू लिया, हमें करंट लगेगा और हमें डैमेज पहुंचा सकता है। उसी डैमेज को रोकने के लिए हम जितने भी मेटालिक है उसको एक तार से जोड़ते हैं, उस तार को बोलते हैं अर्थ वायर, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग, जो हमें करंट लगने से या शॉक लगने से बचा देता है। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इट इज अ क्रूशियल सेफ्टी मेजर दैट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक। मैंने अभी बताया कि ये हमारे को किससे बचाती है? इलेक्ट्रिक शॉक से बचा देती है। कैसे? लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर एक्सेस करंट फ्लो डायरेक्टली इनटू द अर्थ। एक लो रेजिस्टेंस पाथ देता है ताकि जितना भी करंट जा रहा है वो सारा अर्थ में चला जाए और हम बच जाएं और हमारी एप्लायंसेस भी बच जाती हैं। तो समझ आ गया ना अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग समझ आया ना? अगले पेज पे रहो। हाउ अर्थिंग वर्क्स। भाई पहला फॉल्ट डिटेक्शन, अगर कहीं पे भी फॉल्ट होगा तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। दूसरा लो रेजिस्टेंस पाथ, मैंने अभी बताया कैसा पाथ देगी, बिल्कुल लो रेजिस्टेंस पाथ।
तीसरा करंट डाइवर्जन, करंट को डाइवर्ट कर देती है, हमारी बॉडी में आने नहीं देती, सीधा अर्थ में पहुंचाती है। चौथा फ्यूज एमसीबी ट्रिपिंग, तो ये क्या करती है, फ्यूज या एमसीबी को ट्रिप कर देती है ताकि पता चल जाए कि भाई कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है और हमारे को बचा लेती है। तो बीच में लिखा है एक बार जरूर पढ़ना ताकि पेपर में अगर बीच में से भी कुछ आ जाए ना तुम गलत ना करो। हाउ अर्थिंग इज यूजफुल, हमारे लिए अर्थिंग कैसे यूजफुल है, पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इस पे। प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, बिल्कुल ठीक है जी। प्रोटेक्ट एप्लियंसेस, जो हमारे घर पर मेटल के एप्लियंसेस है जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन होगी, उन पे मेटल होता है ना, तो उनको भी बचा लेती है, उनको भी डैमेज नहीं होने देती। तीसरा मेंटेन्स जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल को मेंटेन करके रखती है और हमें करंट नहीं लगने देती। तीनों पॉइंट लिख के आना पेपर में, कुछ गलत ना करना। अगला आता है ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग नाम से ही पता चल रहा है बहुत ज्यादा लोड, ओवर मतलब एक्सेस में लोड। भाई एक बात बताओ, अगर तुम घर पर बहुत सारा कुछ खा लेते हो एक ही टाइम पर तो ओवरलोडिंग होती है ना, फिर जाते हो ना, वही वाला सेम कंसेप्ट है। एक सर्किट में मतलब एक स्विच में बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देना, कनेक्टिंग टू मैनी हाई पावर अप्लायंसेस टू अ सिंगल सर्किट, एक सिंगल सर्किट में बहुत सारे अप्लायंसेस को जोड़ना, मेकिंग इट ड्रॉ मोर करंट देन इट्स डिजाइंड फॉर, हद से ज्यादा करंट को पास कर देना, ठीक है जी। कोज एक्सेसिव लोड ऑन द सर्किट, जो सर्किट रहेगा उस पर लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा। इफेक्ट ग्रेजुअल इंक्रीज इन द करंट, भाई हीटिंग हो जाएगी और करंट भी बढ़ जाएगा। डायग्राम से समझो, एक ही सर्किट में कितनी सारी चीजें हमने लगा दी तो भाई ब्लास्ट होना तो बनता है ना, तो ब्लास्ट को बचाना हमने होने नहीं देना, ठीक है। अगले पेज पर आओ। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट तब होता है अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ जाएं, लाइव और न्यूट्रल आपस में जुड़ेंगी तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। व्हाट इट इज, लाइव वायर टचिंग द न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर डायरेक्टली क्रिएटिंग अ पाथ ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। अब दोनों अगर टच करेंगे तो रेजिस्टेंस तो कम होगा लेकिन करंट बहुत ज्यादा आ जाएगा और वहां पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। कोज डैमेज्ड इंसुलेशन ऑन वायर्स, इफेक्ट हाई करंट फ्लो होगा लाइक अ मिनी एक्सप्लोजन कोजिंग स्पार्क्स एंड फायर। डायग्राम से समझो, ये न्यूट्रल वायर है, ये लाइव वायर है, दोनों टच हो गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाएगा तो स्पार्क निकलेगा, उसे ही तो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन, विच अरेंजमेंट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट्स, वाई, हमारे घरों में कौन सा सर्किट यूज होता है? पहले तो भाई पैरेलल सर्किट यूज होता है। क्यों होता है पैरेलल? अगर एक डिवाइस खराब हो जाए तो सारी खराब नहीं होती, चलती रहती हैं और हर एक डिवाइस को पोटेंशियल डिफरेंस बढ़िया से मिलता है 220। तो यही तो फायदा है हमारा पैरेलल का। एक बार पढ़ भी लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस पर डिपेंड नहीं होती। दूसरा कांस्टेंट वोल्टेज, मैंने अभी बताया सबको अपनी अपनी वोल्टेज मिलती है, इंडिया में 220 मिलती हैं। तीसरा फॉल्ट आइसोलेशन, अगर एक खराब होगा तो दूसरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। आपने वो सुना है एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन वो पैरेलल के केस में नहीं है, वो सीरीज के केस में होती है। अभी अगले पेज पर बताऊंगा वो भी। व्हाई नॉट सीरीज, अभी मैंने बताया अगर एक मछली गंदी हो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही सीरीज में अगर एक डिवाइस चलना बंद हो जाए तो बेचारी बाकी भी चलना बंद कर देंगी। एक बार इसका आंसर पढ़ो। इन अ सीरीज सर्किट ऑल कंपोनेंट्स आर इन अ सिंगल पाथ, एक ही पाथ में होता है। इफ वन लाइट बल्ब ब्रेक्स, अगर एक लाइट बल्ब ब्रेक हो जाता है तो बाकियों का कनेक्शन भी टूट जाएगा and everything stops working. Also voltage drops across each component meaning they had all get insufficient power, और सबको पावर भी insufficient मिलेगी, सही से नहीं मिल पाएगी, ठीक है भाई। अगर एक खराब हुआ तो सर्किट पूरा ब्रेक हो जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। दूसरा सबको insufficient पावर मिलेगी, इसीलिए सीरीज यूज नहीं करते, पैरेलल करते हैं। आ गया ना समझ? आ गया ना? अगले पेज पर चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 kW किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? देखो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट, 1000 से मल्टीप्लाई करा आ गया 2000, वोल्टेज दी थी 220। हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई,
V इंटू आई, यहां से हमने आई निकाला, आई कितना आया 9A आ गया। द करंट ड्रॉन बाय दिस इलेक्ट्रिक ओवन इज 9 एम्पियर, whereas the fuse is 5 ampere. When a high current of 9 ampere flows, the fuse will get heated too much, melt and break the circuit. Therefore, when 2 kilowatt power rating is operated in a circuit having 5 ampere fuse, the fuse will blow off, cutting off the power supply. क्योंकि पीछे से करंट बहुत ज्यादा आ गया, मतलब 9 एम्पियर का, तो जो हमारा फ्यूज लगा हुआ है जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर है वो मेल्ट हो जाएगा। आ गया ना समझ में न्यूमेरिकल? ठीक है भाई, अगले पेज पर। Why fuse is always connected in series? अब मैंने आपको बताया था फ्यूज हमेशा सीरीज में लगता है लाइव वायर के साथ। ऐसा क्यों? एक बार आंसर पढ़ लो फिर समझाता हूं। A fuse is connected in series to ensure it interrupts the entire circuit when overcurrent occurs, protecting appliances from damage or fire by breaking the path of excessive current। क्योंकि सीरीज में जितना भी ज्यादा करंट आएगा इजीली पता चल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस बचे रहेंगे। ठीक है भाई, अगले पेज पर आते हैं। Why should a fuse with defined rating for an electric circuit not be replaced by one with a larger rating? अब भाई फ्यूज हमेशा ध्यान से लगाना चाहिए और प्रॉपर रेटिंग का ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर रेटिंग का होगा तभी तो वो सर्किट को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। आंसर पढ़ो एक बारी। इफ द फ्यूज रेटिंग इज टू हाई, लार्जर देन रिक्वायर्ड, it will not melt when excessive current flows. This can lead to overheating of wires and appliances. अगर हम बहुत ही ज्यादा हाई रेटिंग का फ्यूज ले लेते हैं तो वो मेल्ट ही नहीं होगा, है ना, मेल्ट नहीं होगा तो हमारा सर्किट ब्रेक नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा तार गर्म हो जाएगी। दूसरा, अगर हम फ्यूज रेटिंग बहुत ज्यादा लो ले लेते हैं, इट विल मेल्ट इवन अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट। अगर हम बहुत ही ज्यादा लो ले लेते हैं तो वो बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा और हमारे सर्किट को बचा नहीं पाएगा। फ्यूज की रेटिंग ना ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल डिफाइंड रेटिंग की होनी चाहिए। अगले पेज पर। Suppose your parents have constructed a 2-room house and you want that in the living room there would be a provision of one electric bulb, अच्छा जी, one electric fan, refrigerator and a plug point for appliances of power up to 2 kilowatt. Draw a circuit diagram showing electric fuse and earthing as a safety devices. बहुत ही आसान क्वेश्चन आया और बढ़िया पूछा हुआ है। अभी हमने पीछे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था, बस उसी को ही थोड़ा मोल्ड करके क्वेश्चन पूछ लिया। देखो भाई, 3 वायर हमने लगाई, अर्थ, लाइव और न्यूट्रल। बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगाएंगे पहले, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाया, फिर कहां आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। उन्होंने बोला है एक बल्ब को, एक फैन को, एक रेफ्रिजरेटर को और एक प्लग पॉइंट को लगाना है, जो कि हमने लगा दिया। बल्ब भी लगा दिया, फैन भी लगा दिया, फ्रिज भी, पावर प्लग भी पैरेलल में लगाना है और इलेक्ट्रिक फ्यूज तो हमने शो करा ही हुआ है, साथ में अर्थिंग वाली वायर भी डाली हुई है। तो वही वाले डायग्राम को जो हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा था थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, बस जो अप्लायंसेस लगाने थे लगा दिए। क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, आसान था ना, आसान था ना। आगे चलते हैं। The power of an electric heater is 1100 volt if the potential difference between two terminals of the heater is 220 volt. Find the current flowing in the circuit। आपको पता है भाई पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। यहाँ पे पावर दी है 1100 और हमारे को करंट निकालना है। V कितना दिया हुआ है 220। अब डिवाइड में चला जाएगा, 1100 अपॉन में आ जाएगा 220 इज इक्वल टू आएगा I। 0 से 0 चला गया, 22 को क्या करेंगे 11, यहाँ पे आएगा 55, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 5, तो करंट आ गया हमारा 5। पहले पार्ट का आंसर आ गया। अगला पार्ट पढ़ो। What will happen to an electric fuse of rating 5 ampere connected in this circuit? अब फ्यूज की रेटिंग 5 एम्पियर है और हमारा करंट भी कितना आ रहा है 5 एम्पियर का, तो फ्यूज हमारा हैंडल अच्छा कर लेगा, लेकिन जो फ्यूज है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा करंट आ रहा है 5 एम्पियर का तो जो फ्यूज होना चाहिए वो थोड़ा सा उससे ज्यादा का होना चाहिए, चाहे 6 हो जाए चाहे 7 हो जाए, ठीक है, वैसे वो हैंडल कर लेगा और सर्किट को बचा लेगा। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। इफ द ओवन हैज रेटिंग ऑफ 13 एम्पियर व्हाट शुड बी द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज? मैंने आपको अभी बताया जितना करंट आ रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए फ्यूज, तो आंसर पढ़ लो लिटिल अबव 13 एम्पियर, चाहे 14 ले लो चाहे 15 ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का आ गया ना समझ। अगले पेज पर आते हैं। अनन्या रिस्पोंडेड टू द क्वेश्चन व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद मेटालिक बॉडीज आर कनेक्टेड टू द मेंस थ्रू अ 3-pin प्लग। ओके, वेयर एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी कनेक्टेड विद अ 2-pin प्लग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रिस्पॉन्ड करा अनन्या जी ने। शी रोट 3-pin कनेक्टिंग रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट? जस्टिफाई। तो क्वेश्चन आपको समझ आया। अनन्या जी ने बोला जितने भी मेटालिक एप्लायंसेस हैं उनको हम 3-pin सॉकेट में लगाते हैं, लेकिन जो बल्ब होते हैं उनको तो हम 2-pin में भी लगा देते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने अपना आंसर भी दिया। उन्होंने बोला कि जो 3-pin में इसलिए लगाते हैं ताकि उनमें हीटिंग कम हो। तो क्या उनका आंसर सही था या गलत? एक बार आंसर पढ़ो।
अनन्या आंसर इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद हमने पढ़ा था। मेटालिक बॉडीज के लिए हम क्यों लगाते हैं? ताकि उनमें अर्थिंग हो जाए और उनको लो रेजिस्टेंस पाथ मिले, और अगर बाई चांस कोई लीकेज आ जाती है हमारी बॉडी पे कुछ भी फर्क ना हो और हम सही सलामत रहे। तो 3 पिन प्लग मेटालिक अप्लायंसेस में लगाने का फायदा यही था ताकि हम बचे रहें। और वो तीसरा पिन होता है अर्थिंग के लिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले पेज पर चलते हैं। तो भाई थैंक यू, चैप्टर हो गया फिनिश। होप करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर बाय चांस कुछ भी रहता है, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे हम। और हाँ भाई, ये वाली वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ, क्या जितने भी रिश्तेदार हैं सबके साथ शेयर जरूर करना जिनके भी बच्चे क्लास 10वीं में है। तो अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं इसी ही एनर्जी और फुल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।